जेनेरिक डिस्कशन की थी विंडोज़ के फ्लेवर्स वगैरह के हवाले से। तो आज ये है कि अपनी उस पेंडिंग इंस्टॉलेशन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, दैन उसके बाद जो है मैं स्लाइड को जो है वो गो थ्रू करता हूँ। तो विंडोज़ 2008 की हम लोगों ने एक वर्चुअल मशीन बनाई थी। जिन लोगों को नहीं पता वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसको हम लोग कंटिन्यू कर लें। पहले सिस्टम सिर्फ अभी रीस्टार्ट हुआ है। आप लोग चाहे फिजिकल मशीन पे इंस्टॉलेशन करें चाहे आप वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉलेशन करें, दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल एक जैसा है। तो अभी सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है, रीस्टार्ट होने के बाद उसने कहा कि आप जो है ना इसको को पासवर्ड दे दो। तो सेम मैंने इसका एक पासवर्ड रख लिया, कंफर्म पासवर्ड दिया, और उसके बाद जो है ये आपके पास जो है विंडो जो है इंस्टॉल फॉर्म में यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, अभी बिल्कुल पहली मरतबा जो है ये विंडोज़ रन होगी इसके ऊपर, विंडोज़ 2008। तो इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद जो काम हम लोगों ने करने होते हैं उन काम को हम लोग कहते हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क। किसी भी इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, आप लोग विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद जो काम करते हो उनको बोलते हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वही है कि आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना कि सिस्टम का टाइम जो है ना आप लोगों का वो ठीक हो। आप लोगों का, आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हो, जिस रीजन में रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का सिस्टम का टाइम हो। हम लोग अमूमी तौर पर इन छोटी छोटी बातों का जो है वो ख्याल नहीं करते, तो बाद में उसका नुकसान हो सकता है कि लाइक आपने उसी मशीन के ऊपर आपने डोमेन कंट्रोलर बना लिया और बहुत सारे क्लाइंट ज्वाइन हो गए, बाद में टाइम के इशू की वजह से जो आप लोगों की सिंक्रोनाइजेशन रुक गई, रेप्लिकेशन के एरर्स आना शुरू हो गए, ट्रस्ट रिलेशनशिप आप लोगों का डिस्टर्ब हो गया। तो इस वजह से छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आप इनका ख्याल रखना है। एक तो आप लोगों ने इसमें टाइम इसका चेंज करना है सिस्टम का। सेकेंडली ये है कि आपने उसको प्रॉपर उसका एक आईपी एड्रेस आप लोगों ने असाइन करना है। थर्ड वन, आप लोगों ने मशीन को प्रॉपर नाम देना है। मशीन की इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद वो खुद ब खुद, अगर कोई डीएचसीपी सर्वर ना लगा हो नेटवर्क के अंदर, जैसे मैंने एक बार तो पहले आप लोगों को बताया जब आईपी एड्रेसिंग मैंने आप लोगों को करवाई थी तब बताया था कि लैन के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए हर सिस्टम को जो है आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। अगर आईपी एड्रेस उसको ना मिले तो विंडोज़ के अंदर एक बिल्ट इन सर्विस होती है जिसको बोलते हैं एपीआईपी है, यानी ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। तो खुद ब खुद एक आईपी एड्रेस वो गेट कर लेता है जिसका जो होता है 169.254 सीरीज़ वाला। तो अभी मेरी इस मशीन को ऑटोमेटिकली जो आईपी एड्रेस मिला है मैं आप लोगों से वो भी शेयर करता हूँ, आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ कि वो आईपी एड्रेस इसका क्या है। जी जी, डीएचसीपी ना भी हो तब भी ऑटोमेटिकली क्लाइंट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो है मिल जाता है वो। अभी ये देखें, अब आप लोगों ने सबसे पहले सिस्टम का, जैसे मैंने आप लोगों से पहले अर्ज किया कि आप लोगों ने सिस्टम का टाइम सेट करना है। अब ये बिल्कुल फ्रेश विंडो इंस्टॉल हुई है 2008। सबसे पहले इसका आप लोगों ने टाइम सेट करना है। उसके लिए आप राइट साइड पर टास्क बार के अंदर आप लोगों के जो क्लॉक आप लोगों के पास आ रहा है आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो ये पैसिफिक टाइम यूएस कनाडा है, यहाँ से आप इसको चेंज कर लें। यहाँ से आप +5 जो इस्लामाबाद कराची ताशकंद वाला जो आप लोगों का रीजन आप लोग वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, बाद में जो है ना ये प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करते हैं। इस्लामाबाद कराची मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। टाइम इस वक्त 7:04 हुए और डेट इसकी 16/3/2012, ठीक है। दूसरा काम ये करना, अच्छा 2008 सर्वर जब आप इंस्टॉल करते हो या आप विंडोज 7 इंस्टॉल करते हो तो माई कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह का आइकन आप लोगों के पास नहीं आ रहा होता, तो इससे आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आइकन किसी भी मौके पर डिस्प्ले कराए जा सकते हैं। लाइक आप कंप्यूटर के, आप जब इसका स्टार्ट मेन्यू खोलते हो तो यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर आप लोग राइट क्लिक करो और यहाँ पे आप करते हो शो ऑन डेस्कटॉप, तो हम कंप्यूटर का, माई कंप्यूटर का आइकन यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने इसका टाइम चेंज किया। सेकंड, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क के अंदर हम लोग इसको आईपी एड्रेस साइन करेंगे। आईपी एड्रेस साइन करने के लिए टाइम के बिल्कुल साथ ही एक कंप्यूटर के एक मॉनिटर का एक निशान आ रहा है, आप इस पर राइट क्लिक करोगे, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आप लोग क्लिक करोगे। पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि इसको ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस मिल गया होगा। वो क्या, आप लोकल एरिया कनेक्शन पर आएंगे और यहाँ से आप इसकी डिटेल पे क्लिक करें। देखें यहाँ पे दिखा रहा है ना 169.254.52, ठीक है। आईपी एड्रेस चेक करने की कमांड इसके अलावा क्या है? आईपी एड्रेस कैसे चेक करते हैं? आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, IP config /all। तो ये आपको सिस्टम का जो है आईपी एड्रेस आपको बता देगा। देखें वही आईपी एड्रेस 169.254 का 252 ये यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है। अच्छा, सबसे पहला काम है कि आपने इसको प्रॉपर आईपी एड्रेस देना कि डीएचसीपी सर्वर आप लोगों के पास नहीं लगा हुआ। तो आप लोकल एरिया कनेक्शन पे आप क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे, TCP/IP4 की आप प्रॉपर्टीज़ पे आए और यहाँ पे आपने उसको कोई आईपी एड्रेस साइन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको आईपी एड्रेस दिया 10.0.0.1
से आप लोग कुछ भी दे सकते हो, क्लास ए बी सी में से कोई सा भी इसको आप लोग आईपी एड्रेस इसको असाइन कर सकते हो। मैंने उसको 10.0.0.1 इसको मैंने आईपी एड्रेस दे दिया। अब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क के अंदर तीसरा काम जो मैंने करना है वो ये कि मैं कंप्यूटर को प्रॉपर इसका नाम जो है वो मैं असाइन करूँगा। नाम आप लोगों ने कंप्यूटर का चेंज करना हो तो माई कंप्यूटर पे आप लोग राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। अभी ये इसने खुद ब खुद जो इसने अपने बिल्डिंग सर्विस का इसने जो नाम गेट किया वो ये आप लोगों के सामने आ रहा है, Win-5 and 0 S। आप यहाँ से चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करोगे और यहाँ से अगेन आप चेंज के बटन पे क्लिक करोगे। चेंज के बटन पे क्लिक करने के बाद इसका आप लोगों ने जो भी नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने रख दिया DC01। ठीक है, हम लोग इसको डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहे हैं, अपना डोमेन एनवायरनमेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसका नाम मैंने रख दिया DC01। ओके किया। अच्छा, जब भी आप सिस्टम का नाम चेंज करते हो तो सिस्टम आप लोगों को एक बार रिस्टार्ट के लिए कहता है। अगेन मैंने क्लोज पे क्लिक किया और उसको मैंने रिस्टार्ट कर दिया। सिस्टम का नाम चेंज करते हुए नाम चेंज करेंगे या डोमेन चेंज करेंगे, आप वर्क ग्रुप से उसको डोमेन पे लेके जाते हो तो एक बार वो रिस्टार्ट के लिए लाजमी कहता है, आपने उसको रिस्टार्ट कर देना। अच्छा, ये इतनी देर में रिस्टार्ट होता है, इतनी देर में मैं आप लोगों को एक और वर्चुअल मशीन जो है ना बनानी आप लोगों को वो बताता हूँ। और आज आप लोगों को मैं एक नए तरीके से वर्चुअल मशीन बनानी आप लोगों को सिखा देता हूँ। ये हाइपर वी का रोल विंडोज 2008 के अंदर बिल्ट इन अवेलेबल है, यानी वर्चुअलाइजेशन का सोल्यूशन। माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि आप लोगों को थर्ड पार्टी वीएम वेयर या आप लोगों को VXS सर्वर या वीएम वेयर वर्क स्टेशन या वर्चुअल आयरन या इसके अलावा कोई भी ऐसे प्रोडक्ट आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। तो आप विंडोज 2008 का जो बिल्ट इन फीचर है हाइपर वी का वो यूज़ करते हुए आप लोग वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला काम ये कि आपने फिजिकल मशीन के ऊपर जब 2008 सर्वर इंस्टॉल किया तो आप हाइपर वी का रोल आप लोग ऐड करोगे। हाइपर वी का रोल ऐड कहाँ से करते हैं? स्टार्ट के बिल्कुल साथ ही आप लोगों के पास ये नीचे बॉटम में सर्वर मैनेजर का आइकन है, आप सर्वर मैनेजर के आइकन पर क्लिक करोगे। यहाँ से आप स्टार्ट के बिल्कुल साथ सर्वर मैनेजर यहाँ पे क्लिक करते हैं तब भी खुल जाएगा, या दूसरी सूरत यह है कि आप स्टार्ट में आ जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आ जाएं और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर यहाँ पे आप लोगों के सामने सर्वर मैनेजर अवेलेबल है। आप सर्वर मैनेजर पर क्लिक कर देंगे। जब सर्वर मैनेजर आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगा तो राइट साइड पे यहाँ पे आप लोगों के पास लिखा हुआ आ रहा है ऐड रोल। आप लोग यहाँ से ऐड रोल के बटन पे क्लिक करोगे। ऐड रोल पे क्लिक करोगे, इसको आप नेक्स्ट करोगे और यहाँ से आप लोग अभी इसकी विजुअलाइजेशन वाले आप टेक्नोलॉजी वो एनेबल करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप हाइपर वी का रोल ये सिलेक्ट कर दोगे। हमारे केस में चूंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है इस वजह से यहाँ पे ग्रे आउट दिखा रही है। मैं इसको डिसलेक्ट कर सकता हूँ, अनचेक इसको मैं कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे रोल को और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे और जब आप हाइपर वी का रोल आप लोग ऐड कर लोगे एक बार ये रीस्टार्ट के लिए लाजमी कहेगा आपको। कुछ रोल्स हैं जिसके लिए रीस्टार्ट का कहता है, हर रोल के ऊपर रीस्टार्ट के लिए नहीं कहता। जो सिस्टम वाइड चेंजिंग करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चेंजिंग जो होती है उसके लिए ये रीस्टार्ट का कहता है, अदरवाइज रीस्टार्ट का नहीं कहता। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि हाइपर वी का रोल आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 64 बिट हार्डवेयर के ऊपर होता है। आप लोगों का जो हार्डवेयर होता है ना सिस्टम का, जो आप लोगों के सर्वर क्लास जो आप लोग मशीनें यूज़ करते हो वो दो तरह की होती हैं, 32 बिट हार्डवेयर होता है या 64 बिट। 64 बिट हार्डवेयर के ऊपर सिर्फ हाइपर वी का रोल हो सकता है, 32 बिट के ऊपर हाइपर वी का रोल नहीं हो सकता। और सेकेंडली ये है कि अगर आपने एक ब्रांड न्यू मशीन आपने खरीदी भी है, लाइक आपने कोई पेडिस्टल सर्वर लिया, कोई रैक माउंटेड सर्वर लिया, कोई ब्लेड सर्वर लिया, आपने आपने कोई जो मॉड्यूलर सर्वर कोई किसी भी कैटेगरी का आप लोगों ने सर्वर परचेज किया, लेकिन सर्वर परचेज करते हुए आप लोग ये भी ध्यान रखें कि क्या सर्वर के अंदर वर्चुअलाइजेशन की ऑप्शन है या नहीं, हार्डवेयर के अंदर उसके बायोस के अंदर वर्चुअलाइजेशन अनेबल डिसेबल की ऑप्शन है या नहीं। अगर उसके अंदर हार्डवेयर के अंदर वर्चुअलाइजेशन VT एनेबल हो जाती है तो देन उसके ऊपर वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर सकते हो हाइपर वी के अंदर, अदरवाइज आप लोग नहीं क्रिएट कर सकते। तो जब आप बिल्कुल नया सर्वर लेंगे सबसे पहले बायोस के अंदर जाके एक ऑप्शन होती है वर्चुअलाइजेशन, वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है, आपने उसको अनेबल करना है। ठीक है, अभी लेक्चर के बाद जिन लोगों को नहीं पता मैं बायोस के अंदर जाके आप लोगों को करना आप लोगों को बता दूंगा कि आपने वर्चुअलाइजेशन बायोस में जाके अनेबल करनी है और बायोस में वर्चुअलाइजेशन अनेबल करने के बाद आपने सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करना बल्कि शट डाउन कर देना। बायोस में वर्चुअलाइजेशन अनेबल करने के बाद सिस्टम को एक बार शट डाउन कर देना, दोबारा उसमें मैनुअल पावर ऑन करना है, फिर उसके बाद जो है आप उसके ऊपर हाइपर वी का रोल इंस्टॉल करें और जो वर्चुअल मशीन वगैरह आप लोग बनाना चाहते हैं। बाज़ औक़ात लोग ये करते हैं कि वो कहते हैं कि जी 2008 इंस्टॉल कर लिया 64 बिट हार्डवेयर आर्किटेक्चर हम लोगों का, लेकिन जो है ना वर्चुअल मशीन नहीं बन रही, बायोस में जो वर्चुअलाइजेशन अनेबल नहीं होती। लेकिन बाज़ लोग जो है वो क्या करते हैं 2008 इंस्टॉल कर लिया, अब हाइपर वी का रोल ऐड नहीं हो रहा, वो पता लगा कि जी बायोस के अंदर वर्चुअलाइजेशन अनेबल थे, अब वो बायोस के अंदर वर्चुअलाइजेशन अनेबल करके फ़ौरन रीस्टार्ट करते हैं तभी एरर देता ही है। तो उन एरर से बचने के लिए बेहतर है कि एक मरतबा बायोस में जब उसको वर्चुअलाइजेशन को आप अनेबल करो तो उसको शट डाउन कर दो, देन उसके बाद आपने मैनुअल उसको पावर ऑन करना, फिर उसके अंदर आप हाइपर वी का रोल ऐड करके कोई भी वर्चुअल मशीन बना सकते हो। एनीवे हमारे केस के अंदर जो है वर्चुअलाइजेशन का रोल ऑलरेडी एडिड है इसके अंदर। अब मैं इसमें वर्चुअल मशीन बनाना चाह रहा हूँ। वर्चुअल मशीन बनाने के लिए मैं हाइपर वी मैनेजर खोलूँगा। हाइपर वी मैनेजर कहाँ से आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आ जाएंगे आप।
और यहाँ पे आपके पास हाइपर वी मैनेजर आ जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट पहले से नहीं आ रहा होता, जब आप हाइपर वी का रोल ऐड करते हो तो फिर उसके बाद आना शुरू होता है। हाइपर वी मैनेजर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे राइट साइड पे टास्क पैन पे, या जिसको आप एक्शन पैन कहते हो, यहाँ पे हमारे पास सारी लिस्ट ऑफ कमांड्स आ रही है। अगर किसी के पास ये बार यहाँ पे अपीयर ना हो रही हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, यहाँ से सिंपल वो इस वाले आइकन पे जो क्वेश्चन मार्क के साथ है शो हाइड एक्शन पैन, वो इस वाले आइकन पे क्लिक करेगा तो ये राइट साइड पे एक्शन पैन आना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप लोगों ने वर्चुअल मशीन आप लोगों ने बनानी है तो आप क्या करोगे, एक्शन पैन के अंदर आगे न्यू पे क्लिक करोगे और वर्चुअल मशीन पे क्लिक करोगे। वर्चुअल मशीन को क्या नाम देना, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने दिया टेस्ट डैश DC02। मैं इसका नाम मिसाल के तौर पर कोई भी नाम आप लोग रख सकते हो। अब वर्चुअल मशीन का डेटा आप लोगों ने कहाँ पर स्टोर करना, मैंने उसको कहा स्टोर द वर्चुअल मशीन इन अ डिफरेंट लोकेशन। ब्राउज पे क्लिक किया और मेरे ई ड्राइव के ऊपर एक VM का फोल्डर बना हो, उसमें मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया से उस फोल्डर का नाम से मैंने रख दिया कि टेस्ट डैश DC02। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर इसका सारा डेटा रखना है। नेक्स्ट किया, वो पूछ रहे रैम कितनी असाइन करनी है। सपोज मैंने उसको कहा कि 1 GB रैम असाइन कर दो, 1024 MB मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की, यानी 1 GB रैम के लिए। नेक्स्ट किया इसको मैंने। अब वो पूछ रहा है कि नेटवर्क कौन सा कनेक्ट करना है। मैंने उसको कहा कि जो मेरे मल्टीपल नेटवर्क अडॉप्टर जो इस लिस्ट में आ रहे हैं ड्रॉप डाउन में, उसमें मैंने कहा कि एक्सटर्नल नेटवर्क अडॉप्टर जो है ना वो सिलेक्ट कर लो। अच्छा, ये आप लोगों के जो नेटवर्क अडॉप्टर जो है वो आपके 3 तरह के होते हैं। एक होता है आप लोगों का प्राइवेट आप लोगों का नेटवर्क अडॉप्टर, एक होता है आप लोगों का इंटरनल नेटवर्क अडॉप्टर, एक होता है आप लोगों का एक्सटर्नल नेटवर्क अडॉप्टर। जो प्राइवेट नेटवर्क अडॉप्टर है, प्राइवेट नेटवर्क अडॉप्टर विद इन VM कम्युनिकेशन के लिए होता है सिर्फ। जो आपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाई है ना, उनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन करानी है वो आप लोगों का प्राइवेट नेटवर्क अडॉप्टर। और अगर आप ये चाह रहे हो, जो मैं वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ इस मशीन को कहते हैं गेस्ट मशीन। जो आप फिजिकल मशीन के अंदर आगे वर्चुअल मशीन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, गेस्ट मशीन। तो गेस्ट मशीन की और होस्ट मशीन की आपस में कम्युनिकेशन करवानी है। गेस्ट मशीन की और होस्ट मशीन की आपस में आपने कम्युनिकेशन करवानी है, तो यानी कि वर्चुअल मशीन्स भी आपस में कम्युनिकेशन करें और गेस्ट और होस्ट भी आपस में करें। तो उसके लिए फिर आप नेटवर्क की टाइप जो सिलेक्ट करोगे वो इंटरनल करोगे। ठीक है। और तीसरा जो आप लोगों का एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब ये है कि मैं जिस लोकल एरिया नेटवर्क पर बैठा हूँ, मेरी ये मशीन जो है इसके साथ कोई लैन की तार लगी हुई है या वाईफाई से कनेक्टेड है। मीनवाइल इस बिल्डिंग के अंदर और भी 5 7 10 15 मशीनें पड़ी हुई हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इस फिजिकल मशीन की बाहर की दुनिया से भी कम्युनिकेशन हो, मेरी इस फिजिकल मशीन की बाहर की दुनिया से भी कम्युनिकेशन हो और इंटरनल वर्चुअल मशीन के साथ भी कम्युनिकेशन हो। तो उसके लिए फिर मैं इसके नेटवर्क के टाइप जो सिलेक्ट करूँगा वो एक्सटर्नल करूँगा। ठीक है। जस्ट आप लोगों ने टेस्टिंग पर्पज के लिए करना है तो प्राइवेट कर लें आप लोग, या आप ये चाह रहे हो कि होस्ट मशीन से बैठ के गेस्ट को रिमोट डेस्कटॉप करना है तो फिर आप कर लोगे इंटरनल। और अगर आप चाह रहे हो कि लोकल लैन से भी बाहर की दुनिया से भी कम्युनिकेशन करवानी, फिर आप इसके टाइप क्या सिलेक्ट करोगे, वो आप करोगे एक्सटर्नल। तो एनीवे मैंने इसको फिलहाल एक्सटर्नल रखा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर मेरे लैन के अंदर अगर मेरे को DHCP सर्वर चल रहा है तो मेरी वर्चुअल मशीन को भी ऑटोमेटिकली DHCP से IP मिल जाएगा, क्योंकि वो उसी लैन के ऊपर कंसिडर की जाएगी। तो इसको मैंने खैर एक्सटर्नल किया। नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहा है कि वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने मशीन बनाई थी उसमें हम लोगों ने नई वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई थी। अब मैं ये कर रहा हूँ कि वर्चुअल मशीन मेरी नई है, बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड न्यू, बिल्कुल पहली मरतबा बना रहा हूँ, लेकिन मैं नई हार्ड डिस्क क्रिएट नहीं करना चाह रहा। ऑलरेडी मेरे पास एक हार्ड ड्राइव मौजूद है जिसके ऊपर विंडो इंस्टॉल्ड है। मैं चाह रहा हूँ उसी हार्ड ड्राइव को मैं यूज़ कर लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड ड्राइव, ये चीज़ मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने पहली ऑप्शन सेलेक्ट की थी, आज मैं आपको सेकंड ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ कि यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड ड्राइव। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप ब्राउज पे क्लिक करोगे। आपके कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी VHD पड़ी हुई है, यानी वर्चुअल हार्ड डिस्क जहाँ पड़ी हुई है, आप उसका पाथ उसको बता दोगे। सही मैंने कहा कि जी मेरे कंप्यूटर के अंदर जो है कि अगर कोई वर्चुअल हार्ड डिस्क पड़ी है, मैं देखता हूँ कि अगर पड़ी हुई है यहाँ पे, लाइक ये 3 VHDs पड़ी हुई हैं। एक डेमो DC के नाम से पड़ी है, एक सिस्टम मशीन के नाम से पड़ी है, एक टेस्ट विन 7 के नाम से पड़ी हुई है। से हम लोग ऐसे करते हैं कि जो ना विंडोज 7 का एक हम लोग क्लाइंट बना लेते हैं। ठीक है। तो मैं दोबारा से ये जितने स्टेप्स किए हैं दोबारा एक बार आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। नाम इसका सिर्फ हम लोगों ने चेंज करना है। नई वर्चुअल मशीन बनानी है। लास्ट टाइम हम लोगों ने 2008 की बनाई थी ना, आज मैं 7 की भी साथ बना देता हूँ। न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक किया, इसको मैंने दिया नाम टेस्ट डैश विन 7। स्टोर करना है कहाँ पे, जहाँ पे भी इसको स्टोर करना है आप लोग उस फोल्डर का पाथ बता दोगे। सेम मैंने कहा कि ई ड्राइव के अंदर
एक नया फोल्डर क्रिएट किया मैंने टेस्ट बिन 7 के नाम से। सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, रैम इसको साइन करनी है 1 GB, नेक्स्ट किया, नेटवर्क कनेक्ट किया इसके साथ एक्सटर्नल, नेक्स्ट किया, वर्चुअल हार्ड डिस्क नहीं बनाना चाह रहा, एग्जिस्टिंग में यूज़ करना चाह रहा हूँ, यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क। मेरे कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी कोई वर्चुअल हार्ड डिस्क ऑलरेडी बनी पड़ी है, मैं उसका पाथ दे दूंगा इसको। से मैंने इसको कहा कि जी मेरे कंप्यूटर के डी ड्राइव के अंदर ये टेस्ट विन 7 का नाम से एक VHD बनी पड़ी है, उसका मैंने पाथ दे दिया। ये विंडोज 7 की VHD भी यूज़ कर सकते हैं, 2008 की भी यूज़ कर सकते हैं, R2 की भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट किया और फिनिश किया। अब ये जो मैंने VHD एग्जिस्टिंग VHD मैंने ऐड किया, इसके ऊपर मुझे नए सिरे से इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर ऑलरेडी विंडो इंस्टॉल, ये वर्चुअल मशीन मेरी बन गई है। इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा या फिर आप राइट क्लिक करके कनेक्ट कर लें, एक ही बात है, ये डबल क्लिक करें या फिर आप राइट क्लिक करके कनेक्ट कर लें। और यहाँ पे आपके पास एक स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पे क्लिक किया, ये मशीन मेरी स्टार्ट हो जाएगी और उसके ऊपर ऑलरेडी विंडो इंस्टॉल है। आज जो मैंने आपको वर्चुअल मशीन बनानी बताई है, उसके अंदर हम लोगों ने एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव यूज़ की है, एग्जिस्टिंग VHD, यानी जो पहले से बनी पड़ी थी VHD जिसमें विंडो इंस्टॉल थी, वो हम लोगों ने यूज़ किया। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने वर्चुअल मशीन बनाई थी, उसके ऊपर बिल्कुल नई VHD और बिल्कुल नए सिरे से हम लोगों ने उसके ऊपर इंस्टॉलेशन की थी। और आप लोगों ने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि वर्चुअल मशीन पर इंस्टॉलेशन का कोई और प्रोसीजर है, फिजिकल पर कोई ऐसा कतन नहीं है। जिस तरह से आप लोगों ने वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉलेशन करनी है, बिल्कुल इसी तरह से ऐसे ही है जैसे आप बिल्कुल ब्रांड न्यू सिस्टम पे फिजिकल मशीन पे आप लोग इंस्टॉलेशन करते हैं। जो आप लोगों का फिजिकल मशीन जिसके ऊपर ये वर्चुअल मशीनें बन रही हैं, उस मशीन को हम लोग कहते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या होस्ट मशीन। और जो इसमें वर्चुअल मशीनें बनेंगी उसको क्या कहेंगे, गेस्ट मशीन, ठीक है। वर्चुअल मशीन क्यों बना सकते हैं कि अगर आप हार्डवेयर को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाह रहे हो, एफिशिएंट परफॉर्मेंस आप लोगों को चाहिए, 100% हार्डवेयर यूटिलाइजेशन आप लोगों को चाहिए, प्रॉपर रिसोर्स कंजम्पशन आप लोगों को चाहिए, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपने एक सिस्टम के ऊपर करने हो, आप लोगों ने कोई टेस्टिंग करनी हो, तो इन तमाम मकासद के लिए अगर एक मशीन एक सिस्टम के ऊपर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने करने हैं, लाइक आपने विंडोज 7 भी करनी है, विंडोज 2008 भी करनी है, 2008 R2 भी करनी है, विंडोज 2003 भी करनी है, विंडोज XP भी करनी है। तो पहले तो ये होता था जब तक वर्चुअलाइजेशन नहीं थी तो हम लोग एक सिस्टम के ऊपर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अब वर्चुअलाइजेशन की वजह से एक सिस्टम के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा ये देखें जी, विंडोज 7 ऑलरेडी इसके ऊपर इंस्टॉल्ड। जी जी, सॉरी, जी जी, जी जी, जी जी। नहीं, हम लोगों ने असल में अलग अलग VHD हम लोगों ने यूज़ किए ना, एक ही VHD तो नहीं यूज़ कर रहे ना, दो मशीनें बनाई हैं, दोनों के लिए अलग अलग VHD है। जो पहले मेरे पास जो मैंने टेस्ट DC के नाम से जो पहले मशीन चल रही थी, उसकी VHD अलग थी। जो आज मैंने अभी नई मशीन बनाई, इसकी VHD अलग है। बेसिकली ये हार्ड डिस्क जिस तरह आप लोगों के सिस्टम के अंदर एक फिजिकल ड्राइव लगी होती है ना, इसी तरह से बिल्कुल, और फिजिकल ड्राइव के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि आप एक फिजिकल हार्ड ड्राइव को ही वो यूज़ करेगा, डेटा वहीं पर स्टोर करेगा, लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी वर्चुअल ड्राइव्स क्रिएट कर देगा वो, ठीक है। अब अगर विंडोज 7 इंस्टॉल होने के बाद से अगर वो 8 GB जगह लेती है, तो वो 8 GB की पार्टीशन एक जो ड्राइव अलग पड़ी होगी। और अगर विंडोज 2008 ने अगर सपोज इंस्टॉलेशन के बाद 10 GB जगह ली है, तो 10 GB की वो ड्राइव एक अलग पड़ी होगी, वो दोनों की ड्राइव्स कॉमन नहीं होगी, यानी उनकी जो वर्चुअल हार्ड ड्राइव है दोनों की सेपरेट सेपरेट है, लेकिन एक्चुअल वो पड़ी एक ही फिजिकल डिस्क के ऊपर हुई है। एक जिस तरह आप एक ड्राइव को मल्टीपल फोल्डर बनाते हो, आप ये समझ लो कि वो मल्टीपल फोल्डर है, अलग अलग फोल्डर है जिनके अंदर उनका डेटा पड़ा हुआ है। अभी बल्कि जब मैंने मशीन बनाई है तो मैंने अलग अलग फोल्डर ही क्रिएट किए हैं। जी जी, जी अगर एक पहले से बनी हुई डिस्क कोई विंडो यूज कर रही है, तो आप जब इधर यूज करोगे और वो मशीन चल रही है, तो आपको एरर दे देगा यहाँ पे, वो कहेगा कि ऑलरेडी इन यूज है। और ये नहीं कर सकते कि आप कि एक वर्चुअल हार्ड डिस्क आपकी ऑलरेडी बनी हुई है और वो किसी मशीन के अंदर एंगेज्ड है, यानी रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड है आप लोगों के, मशीन चल रही है रनिंग कंडीशन में, ये नहीं आप कर सकते। ये तो बिल्कुल आपने वही बात की है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे दो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो है विंडोज 2008 चल रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि उस सिस्टम का जो है वो हार्ड ड्राइव मैं इसमें लगा लूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले सिस्टम को मैं बंद करूँगा ना, उस सिस्टम को बंद करूँगा, इसको बंद करूँगा, शट डाउन करूँगा मैं, उसके बाद उसकी हार्ड ड्राइव निकाल के इसके अंदर मैं लगाऊंगा, यानी दो हार्ड ड्राइव में यूज़ कर सकता हूँ। ये तो नहीं कर सकता कि इसमें विंडो चल रही हो उसके भी चल रही हो, अब मैं क्या करूँगा, उसके चलते सिस्टम से हार्ड ड्राइव निकालूँ और मैं ये उम्मीद करूँ कि वो चलता रहेगा। वो जब उसकी हार्ड ड्राइव निकालेंगे तो वो सिस्टम तो बंद हो जाएगा ना। तो आप एक वर्चुअल हार्ड डिस्क को दो रनिंग मशीन में यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए कि अगर आप वर्चुअलाइजेशन का कोर्स अगर आप लोग उसको करते हो तो उसके अंदर फिर और फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं
डिफरेंसिंग डिस्क होता है, और उसमें फर्दर वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल हार्ड ड्राइव के डिफरेंट टाइप्स हैं। वो एक खास टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। वो जब हम लोग वर्चुअल हार्ड ड्राइव क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर फिर एक होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, एक उसके अंदर फिक्स डिस्क होती है, एक उसमें डायनामिक डिस्क होती है, फिर उसके अंदर एक होती है डिफरेंसिंग डिस्क होती है। खैर वो बाद के कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग उसको वर्चुअलाइजेशन करना चाहे तो वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आते हैं। तो एनीवे, एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव को एक रनिंग मशीन ही यूज़ कर सकती है। ये नहीं हो सकता कि एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव को मल्टीपल वर्चुअल मशीन जो है वो उसको यूज़ करें। जी तो एक क्वेश्चन ये था कि हम एक जब बनाते हैं तो ये वीएम यानी कि वर्चुअली जो हार्ड डिस्क बन जाती है, जी जी इसको अगर हम कॉपी करके रख लेते हैं किसी सेपरेट जी जगह, जी अब मशीन वो ऑन थी लेकिन अब जब नेक्स्ट मशीन बनाई हमने उसको कॉपी वाला पाथ दे दिया, तो वो रनिंग होगी? अरे, अब ये भाई ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे इनको सिनेरियो ये दिया गया कि इन्होंने जो है ना 5 सर्वर इंस्टॉल करने हैं। पहला सर्वर बनेगा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, दूसरा बनेगा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तीसरा बनेगा डीएचसीपी सर्वर, चौथा बनेगा डीएनएस सर्वर, और पांचवा बनेगा रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर। यानी 5 सर्वर इन्होंने लगाने अपने नेटवर्क के अंदर, और इनको ये कहा कि जी वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करते हो आप वो कर सकते हैं। अब अगर जो एक बेवकूफ़ शख्स होगा वो क्या करेगा, नई वर्चुअल मशीनें बनाएगा, हर एक के ऊपर नए नए सिरे से इंस्टॉलेशन करेगा। जो कोई स्मार्ट प्लेयर होगा वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक मशीन बनाएगा, उस मशीन की जो वर्चुअल हार्ड डिस्क है उसको कॉपी कर लेगा, उसको 5 मुख्तलिफ जगहों पर कॉपी कर लेगा, और नई मशीनें बनाते हुए वो बाकी 4 मशीनों के अंदर वो नई हार्ड ड्राइव वही यूज़ कर लेगा। अच्छा, इससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा उसका। अब उसने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन में टाइम लगाया, सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन में टाइम लगा, बाकी में टाइम बच गया। लेकिन आप इस तरीके से डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही रिकमेंडेड है। उसकी रीज़न ये है, मिसाल के तौर पे मैंने अभी नई एक वर्चुअल मशीन आप लोगों के सामने बनाई, जिसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाई, और उस मशीन का हम लोगों ने आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.1, और उसको नाम दे दिया मैंने DC01। ऐसे ही किया ना मैंने अभी आप लोगों के सामने। अब मैं उसको बंद करता हूँ और उसकी विजुअल हार्ड डिस्क में कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं 5 मशीनें बनाऊंगा, सबका नाम यही हो जाएगा DC01 10.0.0.0.1। यानी अब नाम की और आईपी एड्रेस की कन्फ्लिक्शन आएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 2008 के अंदर एक चीज़ बिल्ट इन दे दी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस प्रेप। आप अगर आप वर्चुअल मशीन्स की कॉपीज यूज़ करना चाह रहे हो, वीएचडी की कॉपी यूज़ करना चाह रहे हो, आप मल्टीपल टाइम्स जो है एक ही वीएचडी को यूज़ करना चाह रहे हो, तो उसका तरीका ये होता है कि एक सिस्टम के ऊपर आप इंस्टॉलेशन करें एक वर्चुअल मशीन पे, उसके बाद उसके ऊपर सिस प्रेप का विजिट चलाएं। सिस प्रेप का विजिट चलाने का फ़ायदा क्या होगा, जो उसकी जो यूनिकनेस होगी, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होंगी, वो वैल्यूज़ वो बाईपास कर देगा, स्किप कर देगा। लाइक कंप्यूटर का नाम, कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, उसकी इसके अंदर आप लोग आगे चल के एक चीज़ पढ़ोगे जिसको बोलते हैं सिड। मशीन की सिड जो है वो इवन के, अगर आप कॉपी की यूज़ करते हो ना, कॉपी की वीएचडी यूज़ करते हो, सबकी सिड भी एक जैसी होगी। आप बेशक नाम चेंज कर लो या आप उसका आईपी एड्रेस चेंज कर लो, लेकिन चूंकि आपने सिस प्रेप का विजिट नहीं चलाया था, आपने प्रॉपरली माइक्रोसॉफ्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया था, तो अब क्या होगा कि जब आप डोमेन ज्वाइन करोगे फिर आपको प्रॉब्लम आएंगे। वो कहेंगे कि ये मशीन की सिड सबकी सेम है। तो इसके लिए रिकमेंडेड या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि अगर एक ही वीएचडी को आपने बार बार यूज़ करना है, मल्टीपल टाइम आप लोगों ने यूज़ करना है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बाद आप सिस प्रेप का विजिट चलाएं, वो उसकी यूनिकनेस खत्म कर देगा। फिर उसके बाद जो है आप मशीन क्रिएट करेंगे, वो क्या होगा कि मशीन तो आपकी बन जाएगी, लेकिन जब आपकी विंडो इंस्टॉल होती है, जो बिल्कुल जो लास्ट फेज होती है ना, लास्ट फेज के अंदर वो जाके पूछता है कि कंप्यूटर का नाम क्या देना है। तो वो चीज़ आपसे पूछेगा। लाइक मेरे पास अभी एक मशीन ऐसी पड़ी हुई है जो कि सिस प्रेप हुई हुई है, सिस प्रेप मशीन है। अभी मैं उसकी उसकी जो है एक वर्चुअल मशीन आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि जो विंडो के इंस्टॉलेशन की जो सबसे आखिरी स्टेप होता है सिर्फ वो परफॉर्म करेगा और विंडो इंस्टॉल हुई होगी। ठीक है। लाइक सर ऐसा भी हो सकता है कि हम यूजर नेम चेंज ना करें, आईपी एड्रेस भी ना दें, सिर्फ स्टैंड अलोन सर्वर इंस्टॉल करके वो उसी की कॉपी करके बाद आप आपने कंप्यूटर को नाम आपने नहीं दिया, आपने उसको आईपी एड्रेस नहीं दिया। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अभी आप लोगों के सामने दिखाया मैंने कि उसने एक आईपी एड्रेस तो लिया था ना, उसने एपीआईपी की सर्विस, और उसने उसका कुछ नाम भी रखा था विन डैश WS WDS 50 समथिंग, और उसके अंदर उसकी अपनी एक मशीन की आईडी होती है जिसको सिट बोलते हैं। तो वो चीज़ तो रेप्लिकेट होगी, वो चीज़ तो कॉपी होगी। उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको सिस्टम का विजिट जो है वो चलाना पड़ता है। ठीक है। और सिस प्रेप भी, अब मिसाल के तौर पे ये मेरी विंडोज 7 की मशीन है, विंडोज 7 की मशीन, अब मैं इसके ऊपर इसको मैं सिस्टम करके रखना चाह रहा हूँ, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग सिंपल 2008 या विंडोज 7, आप स्टार्ट के अंदर आए और जो रन प्लस सर्च का जो बॉक्स होता है यहाँ पे आप आगे लिखें सिस्टम। सिस्टम की यूटिलिटी आपके पास आ जाएगी, और आपने उसके ऊपर जो
ये बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के सी विन एनटीज जो विंडोज़ का फ़ोल्डर पड़ा होता है ना, उसके अंदर आप लोगों के सिस्टम 32 के अंदर ये सिस्प्रप यूटिलिटी पड़ी होती है। आपने उस पे बस जस्ट डबल क्लिक करना है और स्टेप बाय स्टेप विज़ार्ड आप लोगों के सामने चलना शुरू हो जाएगा। लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वर्चुअलाइजेशन का एक और फ़ायदा है कि अब जिस तरह आप नेटवर्किंग का कोर्स कर रहे हो, आप एमसीसी कर रहे हो, तो ज़ाहिर है इसके लिए आपको कम से कम 2 मशीनें आपको चाहिए। आपने डोमेन की आपने प्रैक्टिस करनी है। एक आपको सर्वर चाहिए, एक आपको क्लाइंट चाहिए। तो बजाय इसके कि आप 2 सिस्टम खरीदो, आप क्या करोगे, एक अच्छी मशीन खरीद लो जिसमें रैम आप ज़्यादा लगवा लो, उसके अंदर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लो। और आप उनकी अभी ये जिस तरह अभी आपके सामने 2 वर्चुअल मशीन मैंने बनाई है, एक विंडोज 7 की बनाई है, एक 2008 की बनाई है। 2008 को हम लोग सर्वर बना लेंगे और विंडोज 7 की मशीन को हम लोग डोमेन ज्वाइन करवा देंगे, वो हमारा क्लाइंट बन जाएगा। फिर सर्वर पे बैठ के हम लोग क्लाइंट को सारा कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, 2 सर्वर्स की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। एक ही मशीन के ऊपर आप लोग ये इस किस्म का सिनेरियो वगैरह वो टेस्ट कर सकते हैं। यानी वो उसके अंदर जो है ना कुछ 2-3 चीज़ें हैं उसके अंदर, वो ज़रा टॉपिक से हट जाऊँगा। मैं पहले ये चीज़ें कवर कर लूँ, उसके बाद आपको कोशिश करूँगा कि टाइम बचा ना आखिर में सिस पे आपको विजिट चला के आपको जनरलाइज करके बता दूँगा। मैं बात ये कर रहा था कि सिस प्रेप आप लोगों ने विज़िट चलाना है, वो उसकी यूनिकनेस को ख़त्म कर देगा। अब मेरे पास एक ऑलरेडी वीएचडी ऐसी बनी हुई है जो कि सिस प्रेप हुई हुई है, तो उसके ज़रिए आपको एक नई वर्चुअल मशीन बनाने के बारे में बताता हूँ। सिंपल एक्शन पैन के अंदर आके मैंने वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया, टेस्ट डैश DC02 मैंने इसको नाम दिया। इसको जहाँ पे मैंने इसको स्टोर करना है मैंने इसको लोकेशन बताई, इसको इस जगह पे इसको स्टोर कर दो। और से 1 GB मैंने इसको रैम दी। एक्सटर्नल नेटवर्क अडॉप्टर मैंने इसका सेलेक्ट किया। यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड ड्राइव, और हार्ड ड्राइव अब मैं सिस प्रेप वाली में यूज़ कर रहा हूँ। ओपन किया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया। अभी आपके सामने इसका बिहेवियर होगा कि जब ये ऑन होगी मशीन तो ये अच्छा, आपने जब सिस प्रेप को विजिट चलाना है ना, सिस प्रेप को विजिट चलाने के बाद आपने मशीन को शट डाउन कर देना, रीस्टार्ट नहीं करना उसको, क्योंकि जब वो रीस्टार्ट होगी दोबारा फिर वो आईपी एड्रेस ले लेंगे। सिस प्रेप को विजिट चलाने के बाद मशीन को शट डाउन करते हैं, उसके बाद आप उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लो। उसके बाद आप उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लो, तो उसके बाद आप वो मल्टीपल कॉपीज़ मल्टीपल मशीन के अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जी। सब स्टूडेंट जितने भी बैठे हुए हैं क्लास जो मैं वर्चुअल मशीन वगैरह जो आप लोगों के सामने बना के दिखा रहा हूँ, इससे कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, किसी को परेशानी तो नहीं हो रही कि क्या कर रहा हूँ ये? जी सर, एक क्वेश्चन है, सर जब आप एक वर्चुअल मशीन को 1 GB रैम ऑक्यूपाई करा देते हैं, जी जी आपकी फिजिकल मशीन में करंटली यूज नहीं होगी, वर्चुअल मशीन अभी आपने ऑन की जी जी, है, इवन वर्चुअल मशीन का वो यूज़ सॉफ्टवेयर नहीं होगी, वो ऑक्यूपाई नहीं होगा। नहीं वो ऑक्यूपाइड नहीं होगी। अब ये देखें, मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि इस वक्त ये मेरा फिजिकल मशीन है, मेरा सर्वर जो है जिसके ऊपर मैं बैठा सारा काम कर रहा हूँ। इसमें टोटल रैम इसमें कितनी, 8 GB इसमें रैम। अब इसमें से कितनी यूज़ होना शुरू हो गई है आपके सामने मैं वर्चुअल मशीन का जरा स्टेटस बताता हूँ कि ये ज़रा देखें कि इसको 1 GB रैम दी, इसको 1 GB रैम दी, इसको 2 GB रैम दी, 4 GB रैम तो यही निकल गई। 4 GB रैम ये निकल गई, प्लस इसके अलावा मेरे होस्ट मशीन के ऊपर कुछ ना कुछ काम हो रहा है, लाइक रिकॉर्डिंग चल रही है या पावर पॉइंट की स्लाइड वगैरह चल रही है बाकी। अब मैं अपने सिस्टम की रैम देखना चाह रहा हूँ कितनी यूज़ हो रही है, तो मैं टास्क मैनेजर पे यहाँ पर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में आऊँगा, अपने टास्क बार पे राइट क्लिक करूँगा और टास्क मैनेजर में आऊँगा और यहाँ से परफॉर्मेंस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको बता रहा होगा कि 5.36 GB इसमें, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5.5 GB रैम इस वक्त जो है ना वो कंज्यूम हो रही है, जिसके अंदर 4 GB तो वर्चुअल मशीनें ले रही हैं और 1.5 GB के करीब मेरा फिजिकल मशीन जो है ना ये जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें होस्ट हुई हैं वो ले रही है। ठीक है, ये हाइपरवाइजर कितनी रैम लेता है? ये देखें जस्ट हम, अब ये देखें, ये जब आप विंडो की जब लास्ट फेज होती है ना सेटिंग में इंस्टॉलिंग डिवाइस, अभी ये जो मैं मशीन यूज़ कर रहा हूँ इस सिस प्रेप इमेज वाली मशीन में यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर बिल्कुल ये आखिरी स्टेप जो है ना विंडो के इंस्टॉलेशन का, वो जब भी आप सिस प्रेप को विजिट चलाते हो ना, तो वो जो लास्ट स्टेप होता है ना विंडो के इंस्टॉलेशन का, जब आप उसको ऑन करोगे तो वो पहली मरतबा जब ऑन होता है वो परफॉर्म करेगा। यानी सिस प्रेप करने के बाद आपने मशीन को शट डाउन करके रख लेना, उसके बाद आप उसकी कॉपीज जितनी मर्जी बनाएं और आप उसको मल्टीपल वर्चुअल मशीन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
उसके अंदर जो उसकी यूनिकनेस थी, वो सिस प्रेप क्या करता है, उस यूनिकनेस को जो है ना उसको ओमिट कर देता है। अच्छा, फिर सिस प्रेप जब हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे, उसके अंदर फिर एक दो और ऑप्शन है, जनरलाइज वगैरह, इस वजह से मैंने अभी उसको टच नहीं किया, वो चीज़ें आप लोगों को बतानी ज़रूरी है। सिस प्रेप के अंदर भी फिर दो तीन कॉन्सेप्ट हैं। एक होता है कि जनरलाइज करना, जिसके अंदर ये होता है कि आपके हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर जो है उसको भी बाईपास करता है, उसको ओमिट करता है। खैर एनी पे वो डिस्कशन और तरफ निकल जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ दिखाना ये चाह रहा था कि एक सिस प्रेप इमेज की मैंने मशीन जो है वो सिस प्रेप BHD मैंने यूज़ की, तो उसका ये बिहेवियर है, जब फर्स्ट टाइम ऑन हो रही है तो वो बिल्कुल वो लास्ट एक्शन परफॉर्म कर रही है जो विंडो इंस्टॉल होते हुए सबसे आखिर में जो करती है। ठीक है, इसके बाद ये रीस्टार्ट होकर कहेगा कि मुझे नाम दो, या मुझे जो वो क्या नाम अपना IP तो खैर नहीं पूछता वो। सर आईपी तो और वही उठाएगा, जी जी, आईपी तो वही उठाएगा। नहीं वो नहीं उठाएगा, सिर्फ पे आपका विजिट चलाने के बाद नया IP लेता है वो हमेशा। ठीक है, तो ये ऑन होते हैं और सिर्फ पासवर्ड पूछेगा हमारे से कि पासवर्ड इसको क्या देना। आप लोग पासवर्ड दोगे, उसके बाद आप लोगों की रेडी होगी मशीन। यानी सारी इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ी, जो आधा पौना घंटा लगता है आपका, जब 15-20 मिनट लगता है, उस चीज़ से आप लोगों की जो है ना बचत होगी, टाइम बच गया हुआ आप लोगों का। एनीवे, हम लोग उधर आते हैं अपने उस चीज़ की तरफ वापस आते हैं कि हम लोगों ने अभी तक ये भी आपके सामने जो है, मैंने एक नई मशीन लास्ट टाइम हम लोगों ने इसकी इंस्टॉलेशन की थी विंडोज़ 2008 की, और आज हम लोगों ने इसके इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क हम लोगों ने परफॉर्म किया, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने इसका टाइम डेट वगैरह सेट किया, और उसके बाद हम लोगों ने इसको IP एड्रेस दिया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर को नाम दिया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये काम किया। अच्छा, आगे चलने से पहले छोटा सा हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि वो लोग जिन्होंने पहले विंडोज़ 2008 से 2003 के 2008 से पहले 2003 पे काम किया होगा, अब अगर थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन करें 2008 और 2003 के अंदर, तो इनके अंदर फ़र्क क्या। यूज़र इंटरफेस जो है डिफरेंस विंडोज़ 2008 और 2003 के अंदर, ये वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे एक क्विक इसका हम लोग जो है ओवरव्यू लेते हैं कि विंडोज़ 2003 के अंदर हम लोगों ने जो नेटवर्क की जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करने होते थे, वो नेटवर्क कंट्रोल पैनल के नाम से हम लोगों के पास एक एप्लेट मौजूद होती थी, जो कि हम लोग कंट्रोल पैनल से जाकर ओपन किया करते थे। ठीक है, और स्टार्ट मेन्यू की और रन की कमांड जो है वो, स्टार्ट मेन्यू के अंदर जो रन की कमांड होती थी, सर्च का टूल होता था, अलग अलग हुआ करता था। ठीक है, जबकि विंडोज़ 2008 के अंदर अगर आप कंपेयर करें 2003 से, कि वो जो नेटवर्क कंट्रोल पैनल वाली एप्लेट जो है उसका नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ठीक है, और जो नेटवर्क के बहुत सारे टास्क थे वो उन्होंने एक ही जगह पर इकट्ठे कर दिए, वो कंबाइन कर दिए, और उसका नाम रख दिया नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। और अब इसी आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के ज़रिए से आप डायल अप कनेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, आप विंडोज़ के शेयरिंग विज़ार्ड भी चला सकते हैं, लैन की कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे कर सकते हैं, VPN का सेटअप करना है, डायरेक्ट एक्सेस का सेटअप करना है, वो एक ही जगह से आप सारे के सारे काम कर सकते हैं वो। अच्छा, स्टार्ट मेन्यू के अंदर पहले विंडोज़ 2003 के अंदर रन की और सर्च के टूल अलग अलग हुआ करते थे, जबकि 2008 के अंदर उन्होंने एक ही कमांड बना दी, वो रन का काम भी करते हैं और वो सर्च का काम भी करते हैं, उन्होंने कंबाइन कर दिया। विंडोज़ 2003 के अंदर अगर हम लोगों ने कोई कंपोनेंट इंस्टॉल करना होता था, कंपोनेंट से मुराद ये है कि विंडोज़ 2003 के अंदर मिसाल के तौर पे हम लोगों ने DNS का हम लोगों ने एक चीज़ ऐड करनी है, या DHCP नाम की कोई चीज़ ऐड करनी है, या IIS नाम की कोई चीज़ ऐड करनी है, तो हम क्या करते थे, पहले स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल के जाते थे, ऐड रिमूव प्रोग्राम, फिर वहाँ से ऐड रिमूव विंडोज़ कंपोनेंट्स, और वहाँ से फिर वो उन चेक बॉक्सेस को हम लोग टिक किया करते थे। ठीक है, जबकि विंडोज़ 2008 के अंदर आप लोगों ने कोई भी रोल आप लोगों ने ऐड करना हो, तो उसके लिए आप कहाँ पे आते हो, सर्वर मैनेजर में आते हो। अब आपको कंट्रोल पैनल के अंदर जाके ऐड रिमूव प्रोग्राम, ऐड रिमूव विंडोज़ कंपोनेंट्स में जाने की जरूरत नहीं है, सर्वर मैनेजर से ही आपके वो सारे के सारे रोल या फीचर्स आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। विंडोज़ 2008 जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली रोल बेस कर दिया। अभी हम लोग डिटेल में रोल्स भी देखते हैं कि रोल्स क्या चीज़ होती हैं, और रोल्स कितनी तरह के होते हैं, और किस किस रोल का क्या क्या काम है। अच्छा, विंडोज़ 2003 के अंदर अगर आपने हार्ड ड्राइव्स की आपने अगर पार्टीशन करनी है, ठीक है, या आप लोगों ने कोई सर्विसेज वगैरह आप लोगों ने रन करनी है, तो उसके लिए हम लोगों के पास एक टूल हुआ करता था, कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर मैनेजमेंट से आप 4-5 काम कर सकते थे, लाइक आप जो डिस्क मैनेजमेंट ड्राइव की पार्टीशन कर सकते थे, ईमोट व्यूअर के अंदर जाके आप विंडोज़ के एरर वगैरह चेक किया कर सकते थे। ठीक है, अब वो वाले सारे काम, कंप्यूटर मैनेजमेंट वाले सारे काम भी माइक्रोसॉफ्ट ने 2008 सर्वर और उससे ऑन बढ़ी 2008 R2 वगैरह में सारे के सारे सर्वर मैनेजर के अंदर ही इम्बेड कर दिए हैं। यानी सर्वर मैनेजर एक वो एरिया बना दिया है जिस जगह से सारे के सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। लाइक अभी मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ आप लोगों को कि सर्वर मैनेजर पर अगर हम लोग क्लिक करें, तो वो जो कंप्यूटर मैनेजमेंट वाली चीज़ होती थी, वो सारी के सारे अब माइक्रोसॉफ्ट ने इसी के अंदर ही दे दी हुई है। ये देखें, डिस्क मैनेजमेंट आपने करनी है, या आपने जो इमोट वेयर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी है, सर्विसेज वगैरह रन करनी है, वो सारे सर्वर मैनेजर के अंडर ही आ रही हैं। ये देखें, देखें सर्विसेज भी यहीं पे आ रही हैं आप लोगों के।
डिस्क मैनेजमेंट भी आपके यहाँ आ रहा है। पहले इसके लिए विंडोज 2003 में एक अलग से टूल हुआ करता था जिसको हम लोग बोला करते थे कंप्यूटर मैनेजमेंट। तो ओवरऑल लोगों की परसेप्शन ये है कि विंडोज 2008 पता नहीं क्या हवा, पता नहीं क्या बला चीज़ है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग एज कम्पेयर टू विंडोज 2003 विंडोज 2008 को ऑपरेट करना ज़्यादा आसान है। विंडोज 2008 बहुत ज़्यादा आसान, इन्होंने यूज़र बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली उसका इंटरफेस बना दिया होगा। अच्छा, इम्प्रूवमेंट जो है सेटअप के अंदर विंडोज 2003 और 2008 के, अगर आप इसको आप एक कोई इसका आप वो करें, कंपैरिजन करें, तो विंडोज 2003 जब हम लोग इंस्टॉल किया करते थे सबसे पहले उसका हम लोगों ने सेटअप चलाया, फिर उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी अपडेट्स किया करते थे, फिर उसके बाद जो है मैनेज योर सर्वर का एक विजिट हम लोगों के पास चल जाता था। मैनेज योर सर्वर की एक ऑप्शन हम लोगों के पास, फिर कन्फिगर योर सर्वर विजिट कि आपने सर्वर से क्या काम लेना है, आपने डीसी बनाना है, डीएससी बनाना है, क्या बनाना है, वो क्या करते थे। फिर उसके बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन विजिट। अब यानी कि वो कन्फिगर योर सर्वर विजिट, विंडोज कंपोनेंट्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन विजिट, ये जो 4 काम थे ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिया और उसका नाम दे दिया माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर मैनेजमेंट, सर्वर मैनेजर। जो सर्वर मैनेजर अभी आप लोगों ने खोल के दिखाया ना, वो सारे के सारे काम अब आपके एक ही जगह से हो जाते हैं। अब ये है कि 2008 जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, 2008 और 2003 के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि 2008 का सेटअप चलता है, सेटअप के फ़ौरन बाद हम लोगों ने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क करना है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क वो क्या चीज़ है? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क के अंदर आपने कंप्यूटर को नाम दे दिया, कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दे दिया और कंप्यूटर का डेट टाइम सेट कर दिया, बस ये आपके इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क है। और उसके बाद डायरेक्ट सर्वर मैनेजर के अंदर आए और आके यहाँ पे आप जो है जो भी रोल ऐड करना है या फीचर ऐड करना है, आप लोग यहाँ से वो रोल या फीचर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करके देखी थी, वो लोग जो लास्ट टाइम वाली क्लास में नहीं थे वो एक बार देख लें कि जब भी हम लोगों ने विंडोज़ 2008 की या 7 की हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी होती है, बूटेबल डीवीडी हम लोग अपने डीवीडी रोम में डालते हैं या बूटेबल फ्लैश के ज़रिए से अपने सिस्टम को बूट करवाते हैं। कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, रीस्टार्ट होने के बाद वो आप लोगों से अगर उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस हों, अगर एक ही उसके अंदर एक ही मीडिया के अंदर, वो आपसे पूछता है कि फ्लेवर कौन सा इंस्टॉल करना है, स्टैंडर्ड एडिशन इंस्टॉल करना है, एंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल करना है, डेटा सेंटर करना है। ठीक है, और यहाँ पे अब अगर आप इसको स्लाइड को गौर से देखो, यहाँ पे ऊपर 3 ऑप्शन लिखे हैं कि विंडोज सर्वर 2008 स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, डेटा सेंटर एडिशन। देन उसके बाद लिखा है कि 2008 स्टैंडर्ड सर्वर कोर इंस्टॉलेशन, एंटरप्राइज सर्वर कोर इंस्टॉलेशन, डेटा सेंटर सर्वर कोर इंस्टॉलेशन। सर्वर कोर का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं चाहिए, आप लोगों को जीयूआई नहीं चाहिए, आप लोगों को कमांड लाइन इंटरफेस चाहिए, जैसे कि लाइनिक्स में होता है। लाइनिक्स में आप लोगों का सी शेल होता है, बी शेल होता है, के शेल होता है। कि अगर कोई एडमिन ऐसे बैकग्राउंड से है कि पहले लाइनिक्स के एडमिनिस्ट्रेशन करता था, अब वो विंडोज एनवायरनमेंट स्विच हुआ और वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करने में, तो वो सिर्फ सर्वर कोर कर ले। या जहाँ पे आप लोगों को कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज हों, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो आप लोगों के, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ऑलमोस्ट हर बंदा आसानी से ऑपरेट कर लेता है, लिखा होता है, हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन आते हैं, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस को हर बंदा आसानी से ऑपरेट नहीं कर सकता। तो वो ज़्यादा आपको कमांड्स पता होंगी तो तब आप लोग वो काम करोगे। तो जहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज हो, सिक्योरिटी का कंसर्न हो आप लोगों के, वहाँ पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड ये करता है कि आप सर्वर कोर इंस्टॉल कर लो। या जहाँ पर आप लोगों के हार्डवेयर की लिमिटेशन हो, कि जहाँ पे आप लोगों को रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पे अभी तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके पास 1 GB रैम थी, अब आप एक ऐसी जगह पे विंडो इंस्टॉल करो जहाँ पे सिर्फ है ही 512 MB की रैम, तो फिर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ना करो, बल्कि आप क्या करो, सर्वर कोर कर लो। सर्वर कोर होता वो भी पूरा सर्वर है, लेकिन एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, और दूसरा जिस तरह हमारे पास अभी यहाँ पे विंडोज 2008 के अंदर स्टैंडर्ड एंटरप्राइज या डेटा सेंटर एडिशन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में 17 रोल है, 17 रोल्स हैं। ये 17 के 17 रोल सर्वर कोर में नहीं होंगे, बल्कि लिमिटेड रोल होते हैं, कुछ थोड़े से रोल होते हैं। ठीक है, वो रोल्स कौन कौन से होते हैं जब हम लोग सर्वर कोर की इंस्टॉलेशन करेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उस दिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल से वो चीज़ें बताऊंगा। सर ये रोल क्या होता अभी रोल की तरफ आ रहे हैं। रोल भाई पूछ रहे हैं कि रोल क्या चीज़ होता है, वो बल्कि लकीली वही स्लाइड जो है वो सामने आ गई कि आपने किसी एक के जिम्मे कोई काम लगा दिया कि यार तुमने ये काम करना है, वो क्या उसका रोल है। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज आपने इसी इदारे की आप एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे एक बंदा रिसेप्शन पे बैठा है, वो क्या रिसेप्शनिस्ट है। एक बंदा क्लास पढ़ा रहा है, वो क्या इंस्ट्रक्टर या टीचर है। एक बंदा गेट पे खड़ा हुआ है, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है या वॉचमैन है। अब जो नीचे जो गेट पे खड़ा है वो क्या, उसका रोल क्या, वॉचमैन का। जो रिसेप्शन में बैठा है, रिसेप्शनिस्ट का उसका रोल है। जो क्लास में पढ़ा रहा है वो क्या, आपका इंस्ट्रक्टर है। तो विंडोज 2008
सर्वर जो है इन्होंने रोल बेस कर दिया कि आप किसी एक सर्वर से अगर चाहें तो कोई एक मखसूस काम ले सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि एक आप उससे सर्वर से मल्टीपल टास्क आप लोग परफॉर्म करवा लें। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे जो इस इंस्टीट्यूट के जो एडमिन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, या जो प्रिंसिपल है, वो टीचिंग भी करते हैं। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स भी देख रहे हैं, वो प्रिंसिपल का काम भी कर रहे हैं, और वो क्लास भी पढ़ा रहे हैं, वो 3 काम कर रहे हैं। इसी तरह से 2008 सर्वर के अंदर आप मल्टीपल रोल्स आप लोग ऐड कर सकते हो, कि बजाय डेडिकेट करने के कि तुम सिर्फ डोमेन कंट्रोलर, आप उसको डीएनएस सर्वर भी बना सकते हो, डीएसपी में नहीं। अब वो 3 काम जो है वो एक ही मशीन कर रही है। जिस तरह से आपके इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका प्रिंसिपल भी है और आपका क्लास टीचर भी है, सिमिलरली वो आपका एक सर्वर जो है वो डोमेन कंट्रोलर भी है, वो आपका डीएनएस सर्वर भी है, और आपका डीएसपी सर्वर भी है। अच्छा, विंडोज सर्वर 2008 के जो है ना बेसिकली इन्होंने रोल बेस कर दिया, और रोल आप लोगों ने कहाँ से आप लोगों ने ऐड करना है, रोल ऐड करना हो या आप लोगों ने फीचर ऐड करना हो, इसके लिए आप लोगों का सर्वर मैनेजर जो है आप लोगों को वो ओपन आप लोगों को करना पड़ता है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क हम लोग कर चुके हैं कि कंप्यूटर का हम लोग आईपी एड्रेस और इसके अलावा कंप्यूटर का नाम वगैरह हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। विंडोज़ अपडेट फायरवॉल को भी हम लोगों ने टच नहीं किया। अच्छा, सर्वर मैनेजर का अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर्वर मैनेजर के अंदर हम लोगों ने कोई भी रोल ऐड करना है, कोई भी फीचर ऐड करना है, वो सर्वर मैनेजर के अंदर जाके हम लोगों ने करना है। यानी कि हम लोगों ने फाइल सर्वर बनाना है, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी है, प्रिंट सर्वर हम लोगों ने बनाना है, वो कहाँ से करेंगे, हम लोग सर्वर मैनेजर के अंदर जाके करेंगे। और एक सर्वर अकेला कोई एक रोल भी परफॉर्म कर सकता है, और एक सर्वर मल्टीपल रोल्स भी जो आप लोगों को परफॉर्म कर सकता है। रोल होता क्या चीज़ है? रोल बेसिकली किसी भी मशीन की प्राइमरी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है, कि इस कंप्यूटर की, इस मशीन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि इस मशीन ने किस तौर पे काम करना। यानी आप किसी मशीन को, एंटायर मशीन को आप डेडिकेट कर सकते हैं, कर दें कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ यही काम है, ठीक है। और एक रोल आप लोगों का कोई एक या उससे मिलती जुलती आप लोगों की जो है ना वो उसके यानी कि सब एलिमेंट कह लें या सब ग्रुप कह लें, कि एक ही जैसे कि सिमिलर एक्टिविटीज जो है वो आप लोगों को परफॉर्म करते हैं। जी नहीं, फिज्मो रोल वो इस नहीं है, वो जो आप एक्टिव डायरेक्टरी के हवाले से पूछ रहे हैं ना, फिज्मो रोल, वो आप 2000 सर्वर की बात करें, 2003 सर्वर की बात करें, 2008 सर्वर की बात करें, वो फिज्मो रोल जो है वो इसी तरह से ही हैं। हाँ, लेकिन ये है कि पहले अगर हम लोग, वो लोग जिन्होंने पहले एमसीसी की भी है, या जिनको पहले इन चीज़ों के बारे में पता है कि एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह जो कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी पहले 2003 के अंदर जो है वो सिर्फ सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से आया करती थी, 2000 में, 2003 के अंदर। जबकि 2008 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी की भी फर्दर 5 कैटेगरीज बन गई हैं। लाइक उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज फर्स्ट ऑफ वन, सेकंड एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, थर्ड वन एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज, फोर्थ वन एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज, और फिफ्थ वन एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। तो अभी जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे, करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो उसके इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल्स इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है जी। वो अभी हम लोग उधर पहुंचे नहीं हैं, हम लोग जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे तो फिर उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, खुद में। जी जी एक ही सर्वर पे डीएनएस प्रीफर डीएनएस सारा कुछ कर देंगे, तो उससे उसकी कंपैटिबिलिटी उसकी एक ही मशीन पे एक ही मशीन के ऊपर आप, अगर आपके पास अच्छी मशीन है, पावरफुल मशीन है, एक ही मशीन से आप मल्टीपल काम आप लोग ले सकते हो काम, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड इस वजह से नहीं है कि वो आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाएगा आपका, कि अगर एक मशीन गई, डीएससीपी भी गया, डीएनएस भी गया, एडी भी गया, हर चीज़ आपको खत्म, हर चीज़ फिनिश। तो इसलिए रिकमेंडेड या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि आप मल्टीपल मशीन बनाएं और डेडिकेटेड रोल आप लोग इंस्टॉल करें, ठीक है। सर्वर मैनेजर एक वो एरिया है जहाँ से जाके आप कंप्यूटर के सर्वर की मेन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके मुख्तलिफ रोल्स ऐड करते हैं, उसके मुख्तलिफ फीचर्स ऐड करते हैं। रोल क्या होता है? रोल किसी कंप्यूटर की प्राइमरी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है, जिसके अंदर कोई एक या उससे मिलते जुलते जो है बहुत सारे काम जो है वो किए जाते हैं, ठीक है। उसके सब एलिमेंट यानी कि, और कोई आप लोगों ने नया टूल आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है या आपने रिमूव करना है, वो भी आप सर्वर मैनेजर से जा करोगे। लाइक सर्वर रोल डिस्क्राइब प्राइमरी सर्वर फंक्शनैलिटी, इसके अंदर एक सर्वर आप उसको डेडिकेटेडली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल उसमें इंस्टॉल करने, एक्टिव डायरेक्टरी उसमें इंस्टॉल करते हैं, डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। एक को आप डीएनएस सर्वर बना दें, वो आपके जो नेम रेजोल्यूशन का काम करेगा। एक आप फाइल सर्वर बना दें, जो आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम सर्वर है, जो आप लोगों के यूजर्स को, आप लोगों के मुख्तलिफ तरह के उनके जो फाइल फोल्डर वगैरह उनको होस्ट कर रहे हैं। एक को प्रिंट सर्वर इसको इंस्टॉल करके, प्रिंट का रोल इंस्टॉल करके आप प्रिंट सर्वर बना दें, वो प्रिंटिंग के लिए फैसिलिटेट कर रहा है।
और डिफरेंट टाइप की क्यूज़ को, जॉब्स वगैरह को मैनेज कर रहा है। एक मशीन के ऊपर आप लोगों ने अपनी FTP साइट या आपने अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, तो आप उसके ऊपर सिर्फ सिर्फ IIS का रोल कर दें। अब ये 5 मशीनें यहाँ पे दिखाई और सबके ऊपर अलग अलग रोल है। अगर IIS वाली मशीन बंद हो भी जाती है, बाकियों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर ये पाँचों के पाँच एक ही जगह पे किए होते हैं, IIS बंद हुआ, साथ AD भी बंद होगी, DNS भी बंद होगी, DSC भी बंद होगी, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं बनाना चाहिए, आप लोगों को डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर काम करना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आप लोगों के रोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रोल, इसके अंदर आप लोगों के सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, सेकंड वन एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज। क्विकली मैं आप लोगों को इसका ब्रीफली आप लोगों को बताता जाता हूँ कि सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। सर्टिफिकेट सर्विसेज है क्या चीज़? अगर आप लोगों ने अपने नेटवर्क के अंदर, आप लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, अगर आप लोगों ने कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगानी हो, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? मैं अभी उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जो किसी को फैसिलिटेट करता है, जो किसी को परमिशन देता है, जिसके पास इख्तियारात होते हैं, जो दूसरों को इख्तियारात दे सकता है। यहाँ पे आप पढ़ने के लिए आए हो, तो डेफिनेटली यहाँ की एक मैनेजमेंट है, एक अथॉरिटी है, उन्होंने आपको अलाउ किया क्लास के अंदर आने। अब आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आप लोग पढ़ने के लिए जाते हो, तो आप क्या करते हो? अपने रजिस्ट्रेशन कराते हो, आप लोग फीस पे करते हो, तो वहाँ की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने आपको अलाउ किया कि आप क्लास के अंदर बैठ सकते हो। तो अगर हम लोग अपने लैन को, अपने लोकल एरिया नेटवर्क को या वाइड एरिया नेटवर्क को हम लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाह रहे हैं, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जिस किसी के पास ये परमिशन, ये लेटर, ये डॉक्यूमेंट है, सिर्फ और सिर्फ वो उस नेटवर्क के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, आप लोग चाहते हो कि जी लाइव स्टेडियम के अंदर जाके मैच देखें, क्या करते हो? मैच का टिकट खरीदते हो ना आप लोग। वो टिकट क्या है? वो आप लोगों के पास परमिशन है स्टेडियम के अंदर एंटर होने की, ठीक है। या आपने फॉर एग्जांपल नादरा के अंदर जाके आपने शनाख्ती कार्ड बनाना, पहले क्या करते हो? डोर से आप टोकन लेते हो, ठीक है। किसी बैंक के अंदर आपने जाकर कोई ट्रांजेक्शन करनी है, किसी भी बैंक के अंदर जाके वहाँ पे एक टोकन वाली मशीन है, टोकन आप लेते हो, देन उसके बाद आप अपनी बारी का इंतजार करते हो, जब नंबर आपका आता है तो फिर उसके बाद आप अपने पैसे लेने देने जो कुछ करना। तो वो टोकन क्या है? वो आपके पास परमिशन है, वो आपके पास अथॉरिटी है, वो आपके इजाज़तनामा है। तो अभी ये भाई पूछ रहे हैं कि सर्टिफिकेट क्या चीज़ है? सर्टिफिकेट एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, एक परमिशन लेटर होता है, एक अथॉरिटी होती है जो कि आप लोगों को अलाउ करता है कि इस चीज़ को आप लोग एक्सेस कर सकें। बहुत ज़्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट में, आम ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक आप लोगों का कोई डिफेंस का एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई नेटवर्क है, या रेंजर्स का कोई नेटवर्क है, या FIA का कोई नेटवर्क है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, या बहुत ज़्यादा इस बारे में कॉन्शियस होते हैं। तो वही कहते हैं कि जिस जिसके पास डिजिटल डॉक्यूमेंट है, जिस जिसके पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है, सिर्फ और सिर्फ वो हमारे नेटवर्क की चीज़ें एक्सेस कर सकता है। अदरवाइज जिसके पास, सॉरी, जिसके पास वो नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो नहीं है, हम लोग जब सर्टिफिकेट अथॉरिटी कन्फिगर करेंगे तो ये चीज़ें, फिलहाल सिर्फ आप इसको याद करने की कोशिश करो कि सर्टिफिकेट एक पास है। जिस तरह मैच देखने के लिए टिकट आपको चाहिए ना, ये आपको पास चाहिए, ठीक है। मेला मंडी ग्राउंड के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल जो है वो सालाना कोई ऐसा इवेंट फेस्टिवल हो रहा है, तो या तो उसके पासेज होते हैं या फिर उसका टिकट होता है। तो इसी तरह से हमारे नेटवर्क के अंदर हम लोगों ने सिक्योरली अपनी ईमेल एक्सेस करनी है, या हम लोगों ने अपनी वेबसाइट एक्सेस करनी है। जिस किसी के पास वो डिजिटल डॉक्यूमेंट होगा, तो वो सिर्फ वेबसाइट एक्सेस कर सकता है, या वो सिर्फ अपनी ईमेल चेक कर सकता है। तो ये जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है, वो सर्टिफिकेट, ये कोई कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है वो इशू करती है। और सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगाने के लिए सर्टिफिकेट का सर्वर, यानी कि जो ऐसा सर्वर जो कि दूसरों को सर्टिफिकेट इशू करे, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी। जब आपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगानी हो, तो फिर आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज का रोल पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज कहाँ पे यूज होती है? जहाँ पे आपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगानी हो, जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सके, यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट जनरेट कर सके। अब वो डिजिटल डॉक्यूमेंट, जिसमें भाई पूछ रहे हैं कि वो कैसे देंगे, वो डिजिटल डॉक्यूमेंट देने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो यूजर डोमेन पे लॉगिन हो, ऑटोमेटिकली अगर वो उसने यूजर ने पासवर्ड अपना सही दिया, ऑटोमेटिकली उसके कंप्यूटर में सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाए। दूसरी सूरत ये है कि उसको वो सर्टिफिकेट जो है वो फ्लैश के अंदर, USB के अंदर, या अपना CD DVD के अंदर, या फ्लॉपी ड्राइव के अंदर उसको दे दिया जाए। तीसरी सूरत ये है कि वेबसाइट के ऊपर वो लॉगिन करें और वो अपना वहाँ पे अपनी यूनिकनेस बताए कि मेरा नाम ये है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, और वो उसको उसका कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट दे देगा। खैर जब सर्टिफिकेट अथॉरिटी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसके हम लोग डिटेल के अंदर, ये हमारा जो थर्ड पेपर है ना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे।
जी ये जितने 17 रोल बताए, जितना एक्टिव डायरेक्टिव में एक टूल बताया आपने एक्टिव डायरेक्टिव का, इसमें उसके सारे रोल इंजेक्शन हो जाएंगे जैसे कि टूल में। इस तरह ये 17 रोल की बने बनाने की वजह से डीएससीपी सॉरी दोबारा बताइए, पूछिए क्या पूछे। मतलब आपने 17 रोल बताए, 17 रोल अगर ये मतलब किसी एक ही मशीन के ऊपर रखते हैं, जी जी लेकिन हम उनको मुख्तलिफ करना चाह रहे हैं, मतलब सारे पीस पे अलग अलग, जी तो उसके लिए बड़े बड़े कोई क्या पूछ रहे हैं भाई कि अगर एक मशीन के ऊपर मैंने 17 के 17 रोल कर दिए, तो अब मैं 17 के 17 रोल्स को जो है वो दूसरी मशीनों में कर सकता हूँ। बिल्कुल किसी भी वक्त आप जो है रोल्स करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है अब एक रोल जो है वो कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इस मशीन के ऊपर अपने डीएनएस का रोल इंस्टॉल किया है, बाद में मैंने फील किया कि यार ये मशीन ओवरबर्डन हो गई भी है, तो अब मैं इस पर डीएनएस का रोल ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अगर मैं प्लानिंग किए बगैर आंखें बंद किए करके वैसे ही इसके ऊपर जाके ऐड रिमूव प्रोग्राम के अंदर जाके या ऐड रोल के अंदर जाके सिंपल वैसे डीएनएस का चेकबॉक्स अनचेक कर दूंगा, तो उसके अंदर डीएनएस के जितने रिकॉर्ड होंगे वो सारे के सारे मेरे डिस्कार्ड हो जाएंगे, वो सारी मेहनत मेरी यूजलेस जाएगी। तो उसका तरीका ये होता है कि पैरेलल में आप एक दूसरा रोल इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद डेटा यहाँ से वहाँ पे आप शिफ्ट करते हैं, माइग्रेट करते हैं। आप क्या करोगे, एक एडिशनल आप डीएनएस सर्वर बना लोगे, उसको इस तरह सिंक करवाओगे, जब सारा डेटा उसके पास आ जाएगा फिर यहाँ से भेजेगा, आप खत्म कर दो। ठीक है, डीएचसीपी सर्वर के आप डेटाबेस इस तरह से आप एक्सपोर्ट कर लो, उधर इंपोर्ट कर लो, उसके बाद इधर से आप खत्म कर दो। तो खत्म करना चाहें खत्म किए जा सकते हैं किसी भी मौके पर, लेकिन जो ही आप खत्म करोगे उसके ऊपर से डेटा, रिस्पेक्टिव डेटा खत्म हो जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करो, फिर उसके बाद आप ये काम करो। तो अब सिंक्रोनाइज होना जरूरी होगा। जी जी, सिंक होना आपस में जरूरी, सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। अगर एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज, राइट मैनेजमेंट सर्विसेज का काम ये है कि अगर आप यूजर्स को आप लोग डिफरेंट टाइप के राइट्स देना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मेरा ईमेल का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कोई इंटरनल कॉन्फिडेंशियल मेल कोई हॉटमेल पे याहू पे फॉरवर्ड ना कर सके। अगर कोई करता भी है याहू पे या हॉटमेल पे फॉरवर्ड करता है, वो खुले ही ना मेल। अगर वो हॉटमेल या याहू पे को फॉरवर्ड करता भी है तो वो ईमेल उसके लिए यूजलेस हो, वो खुलेगी नहीं वहाँ पे। तो ये काम अगर आप लोगों ने करना हो तो इसके लिए आपको एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। या मिसाल के तौर पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए जो मैं एक्सेल का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अलावा प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर वो प्रेजेंटेशन जो है ना वो हमें दे दें। अगर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट मैनेजमेंट सर्विसेज कॉन्फ़िगर की हुई हैं, तो मैं डिफरेंट टाइप के यूजर्स के लेवल जो है ना मैं सेट कर सकता हूँ। लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है उनको मैं कहता हूँ कि यार वो स्लाइड के अंदर जब चाहे एडिटिंग करना चाहे, यानी इंस्ट्रक्टर अपना नाम ऐड करना चाहे, उसमें कुछ मजीद एडिशन करना चाहे, सब्ट्रैक्शन करना चाहे, वो कर सकता है। वो उसको मैंने मैनेजमेंट ग्रुप को मैंने राइट्स दे दिए कि एडिटिंग के फुल कंट्रोल के, चेंज करें डिलीट करें। लेकिन स्टूडेंट्स को मैंने राइट्स दिए सिर्फ सिर्फ रीड ओनली के। या मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी को स्लाइड्स दूं भी तो वो सिर्फ सिर्फ स्लाइड को प्रिंट कर सके, ना तो उसको कॉपी कर सके, इवन के कॉपी भी ना कर सके। अब आप डिफरेंट लेवल्स बना रहे हो, एक ग्रुप को कह रहे हो कि वो सब कुछ कर ले, दूसरे ग्रुप को कह रहे हो वो कॉपी कर ले रीड कर ले, तीसरे ग्रुप को कह रहे हो वो कॉपी भी ना कर सके रीड भी ना, कॉपी भी ना कर सके रीड कर ले और सिर्फ प्रिंट कर सके। तो अब आपने यूजर्स के जो लेवल आप लोगों ने डिफाइन करनी है ना कि फलां ग्रुप ये करे फलां ग्रुप ये करे। नेटवर्क के अंदर अगर एक सिस्टम के ऊपर आपने करना हो तो सिस्टम के ऊपर तो आप इंडिविजुअल कर सकते हो, परमिशन लगा सकते हो, एनटीएफएस परमिशन के थ्रू आप या शेयर लेवल परमिशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में पूरे नेटवर्क में इसको कंट्रोल करना हो तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया रोल इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस। क्लियर है? डीएससीपी सर्वर, डीएससीपी सर्वर क्या करता है, ये राइट्स जो है ना यूजर नेम के अगेंस्ट मतलब है। ग्रुप के अगेंस्ट भी किए जा सकते हैं, यूजर्स के अगेंस्ट भी किए जा सकते हैं। सर ये फाइल्स हैं सर, ये किसी शेयर फोल्डर में पड़े होंगे सर्वर में, कहाँ से सारे सिस्टम। मर्जी है वो शेयर फोल्डर्स के जरिए से भी उनको मैनेज किया जा सकता है, आपने अपने सिस्टम में पड़े होंगे। अब आपके अपने सिस्टम में एक फाइल पड़ी हुई है, शेयर फोल्डर में कहीं नहीं पड़े, आपने किसी को फ्लैश पे कॉपी करके दी है या आपने किसी को ईमेल के थ्रू भेजी है। अब आप चाह रहे हो कि एक बंदा उसको एडिट कर सके, दूसरा सिर्फ रीड कर सके, तीसरा रीड भी ना कर सके, तो वो फाइल तो आपके सिस्टम में पड़ी है, आपकी मशीन में पड़ी है, भेज आप किसी दूसरे को फ्लैश के थ्रू रहे हो या ईमेल के थ्रू भेज रहे हो, तो डजेंट मैटर शेयर फोल्डर में पड़ा होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर राइट मैनेजमेंट सर्विसेज आपने कॉन्फ़िगर किया और राइट मैनेजमेंट सर्विसेज के जरिए उसको सिक्योर किया होगा तो किसी को आप फ्लैश पे भी दे सकते हो, ईमेल के थ्रू भी आप लोग भेज सकते हो, और शेयर लोकेशन में पड़ा होना ज़रूरी नहीं है, अपनी मशीन से आप उठा के किसी को आप दे सर दें। जब स्टूडेंट को भेजते हैं फाइल जी जी, यही है, तो सर स्टूडेंट होता है उसको वो फाइल को खुली तो यूजर ने पासवर्ड मांगेगा फाइल। वो एग्जैक्टली अब वो जब वो
खुलेगी तो वो चेक करेगा कि किस यूज़र के अकाउंट से खोल रही है। वो पहले राइट मैनेजमेंट सर्वर से कनेक्ट होगा, वो वेरिफिकेशन लेगा कि हाँ ये आरएमएस के थ्रू रिस्ट्रिक्टेड है फाइल ये, और ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या नहीं है। सर फिर तो उस फाइल को अपने सिस्टम लैपटॉप में जी जी। कॉपी करके वहाँ से खोलेंगे। जब आपका वो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक फाइल भेजता हूँ, मैं आपको राइट मैनेजमेंट सर्वर के जरिए इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। तो अब राइट मैनेजमेंट सर्विसेज जो है ना बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ करता है, एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेशन उसकी हुई होती है और एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेशन में लेता है। अब मैंने आपको जो फाइल भेजी तो पहले तो ज़रूरी है कि आप मेरी डोमेन के यूज़र हो या नहीं। वो मैंने आपको ईमेल कर दी, आप अपने घर में बैठे हुए हो, मैंने आपको ईमेल कर दिया, आप अपने घर में बैठे हुए हो। वो सबसे पहले तो आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास होना ज़रूरी है। ज़्यादा इंटरनेट का कनेक्शन होगा तभी आप ईमेल चेक करोगे। वो आपकी जो है पहले क्या करेगा कि आप जो ही अपनी ईमेल खोलोगे अपने, तो फाइल आपके पास अटैचमेंट आ रही होगी, उसको आप ओपन करोगे तो जिस तरह इंटरनेट का कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, जब शुरू में हम लोग डायल अप कार्ड यूज़ किया करते थे, वो जो एक कनेक्शन बनता हुआ हमें नजर आया करता है, उस तरह का एक छोटा सा आइकन, एक विंडोज जो है ना आपके सामने आ जाएगी, और वो वेरिफिकेशन का ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस आप लोगों को दिखा रहे होंगे। वो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करके एडी से आपको ऑथेंटिकेट करा होगा कि हाँ वाकई वही यूज़र है या नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर एक उस्मान यूज़र को मैंने अलाउ किया रीड ओनली, वो चेक करेगा कि उस्मान का यूज़र ने पासवर्ड ठीक है या नहीं, जिस यूज़र से सिस्टम पे लॉगिन हुआ वही यूज़र है या नहीं है। अगर उस यूज़र से आप लॉगिन नहीं हुए तो डायलॉग बॉक्स दे देगा, आप कहेगा कि अपना यूज़र नेम पासवर्ड दो, आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड आप पुट करोगे, वेरीफाई करेगा, फिर उसके बाद आपको अलाउ करेगा रीड करना देगा। सर ये सिस्टम सर्वर के साथ कनेक्ट होगा, जी सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। एग्जैक्टली कनेक्ट होगा वो। ठीक है, ये आप राइट मैनेजमेंट सर्विस फिर इसको पब्लिश भी कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, अपने घर से बैठ के भी इसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, डीएचसीपी सर्वर जैसा कि नाम से जाहिर है, डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। ये क्या करता है, क्लाइंट कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 सिस्टम पड़े हैं, मैं सबको सीक्वेंस के अंदर नाम देना, आईपी एड्रेस देना चाह रहा हूँ। इसको सपोज मैंने आईपी एड्रेस दिया 10.0.0.1, उसको 2 3 4 5 6 7 8, इसमें मैं 10 आईपी एड्रेस साइन करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, डीएचसीपी सर्वर लगाऊंगा। डीएनएस सर्वर क्या करता है कि ये नेम रेजोल्यूशन करता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में ट्रांसलेट करता है। आपने अपने किसी दोस्त को कॉल करनी हो, आप क्या करते हो कि आप नाम तो उसका याद रख सकते हो, इब्राहिम नाम याद रखना, उस्मान नाम याद रखना, अब्दुल्ला नाम याद रखना, नाम याद रखना आसान है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों में से किसी बंदे की मेमोरी इतनी माइट भी हो भी सकता है, किसी बंदे की इतनी अच्छी होगी उसको अपने सारे रिश्तेदारों के, सारे दोस्त यारों के, सबको उसके नंबर जुबानी याद हो। तो आप लोग मोबाइल के जिस तरह इंडेक्स क्रिएट करते हो ना अल्फाबेटिकली, अच्छा अब्दुल्ला का नाम, अब्दुल्ला प्रेस करते हो खुद ही कॉल सेंड हो जाती है। एक्चुअली कॉल अब्दुल्ला के नाम पे नहीं हो रही, उसके नंबर पे हो रही है कॉल। तो डीएनएस भी यही काम करता है आप लोगों के। हम लोग जो एक्सेस करते हैं ना hotmail.com, yahoo.com, पढ़ाई.com, microsoft.com, हम लोग डोमेन नेम को एक्सेस करते हैं। बैक एंड पे जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आईपी की बेस पे ऊपर हो रही होती है। तो एक ऐसा सिस्टम जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में ट्रांसलेट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनएस सर्वर। आपने अपने नेटवर्क के अंदर फैक्सेस को ऑर्गेनाइज करना, फैक्स को तो पता है ना सबको, या फैक्स क्या होता है। कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और फॉर एग्जांपल कोई स्टाम्प पेपर है, अब मैं यहाँ से लाहौर, मेरा कोई कज़न है, दोस्त है, अब मैं उसे भेजना चाह रहा हूँ। एक सूरत तो ये, पहले स्कैनर से स्कैन करूंगा, ये कैमरे से उसकी पिक्चर खींचूंगा, फिर ईमेल के जरिए उसके अटैचमेंट करूंगा और फिर भेजूंगा। दूसरी सूरत ये है कि मैं उसको फैक्स मशीन में डालूंगा, उसका नंबर डायल करूंगा, लाहौर में उसके घर में जो फैक्स मशीन पड़ी हुई है वहाँ से उसके साथ की फोटोकॉपी उसकी निकल आएगी। तो अब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने फैक्सेस को मैनेज करना चाह रहे हो सेंट्रली, तो इसके लिए 2008 सर्वर ने आप लोगों को फैक्स सर्वर का एक रोल आप लोगों को दे दिया। फाइल सर्विसेज, आप लोगों के नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ यूजर्स की, मुख्तलिफ ग्रुप्स की, फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसकी कुछ फाइल है, फाइनेंस की कुछ फाइल है, इस तरीके से एग्जेक्टिव्स की कुछ फाइल है, एडमिन की कुछ फाइल है। अब उनके ऊपर आप परमिशन लगाना चाह रहे हो कि फाइनेंस वाले के डेटा को कौन कौन एक्सेस कर सके, मार्केटिंग के डेटा को कौन कौन एक्सेस कर सके, और वो स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, किसी एक फ्लोर के अंदर 3 4 कंप्यूटर है, किसी फ्लोर के ऊपर कोई कंप्यूटर भी नहीं है। अब स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर जो है, अब मिसाल के तौर पर फाइनेंस का डायरेक्टर जो है वो टॉप मोस्ट बिल्डिंग में बैठता है, टॉप मोस्ट बिल्डिंग के ऊपर 2 कंप्यूटर हैं जिसमें से एक फाइनेंस का डायरेक्टर बैठता है और एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ना डायरेक्टर, एडमिन का डायरेक्टर बैठता है। अब फाइनेंस के बाकी जो पूरे का पूरा स्टाफ है वो लोअर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बैठता है जहाँ पे उनके 20 कंप्यूटर हैं। अब कुछ फाइलें सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर पड़े कंप्यूटर पे हैं और कुछ फाइलें जो है वो नीचे आप लोगों के ग्राउंड फ्लोर पे पड़े कंप्यूटर्स के ऊपर है। अब आपने अपनी फाइल्स को प्रॉपरली हायरार्किकल फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज करना है कि फाइनेंस के उस पर आप क्लिक करो तो फाइनेंस की पूरी हायरार्की आ जाए। ये मैटर नहीं करता किस कमरे में, किस लोकेशन में, किस जगह में पड़ा, सारा डेटा ऑर्गेनाइज हुआ एक तरतीब से पड़ा हुआ आप लोगों को एक जगह में मिल जाए।
ये काम आप लोगों ने अगर करना हो तो इसके लिए जो है फिर विंडोज़ के अंदर हमें फाइल सर्विसेज का रोल वो इंस्टॉल करना पड़ता है। हाइपर वी जैसे आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मल्टीपल वर्चुअल मशीन आप लोगों ने बनानी हो तो इसलिए हम लोग हाइपर वी का रोल करते हैं। नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज, इसको एनपीएस इसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये चाह रहे हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी यूज़र आपके नेटवर्क के रिसोर्सेज उस वक्त एक्सेस कर सकता है जब उसके पास विंडोज 7 हो या विंडोज विस्टा हो या विंडोज 2008 2008 हो। विंडोज एक्सपी को इजाजत नहीं है, विंडोज 2000 को इजाजत नहीं है। तो फिर क्या करोगे आप? इस तरह के मल्टीपल चेक्स लगाना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि जिसके पास ओरिजिनल विंडो है सिर्फ वो चीज़ें एक्सेस कर सके, या आप चाह रहे हो जिसके पास एंटीवायरस इंस्टॉल है, या आप चाह रहे हो जिसके पास लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल है, सिर्फ वही लोग जो है मेरे नेटवर्क के सोर्सेज को एक्सेस कर, यानी मल्टीपल चेक्स है। सबसे पहले लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट रिसेंट सिक्योरिटी अपडेट्स होने चाहिए, फिर एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, विंडोज जेनवन होनी चाहिए, डोमेन का यूजर होना चाहिए, सर्टिफिकेट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट। अभी मल्टीपल चेक्स आप लगाना चाह रहे हो, मल्टीपल बैरियर से गुजर के जाना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा सिक्योर आप लोगों का इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आप कन्फिगर करना चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर आपको नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्वर अपना कन्फिगर करना पड़ेगा। मल्टीपल प्रिंटिंग डिवाइसेज आप लोगों के पास पड़ी हैं, मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी हैं, उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है, प्रिंट जॉब्स को क्यूज़ को आप लोगों ने मैनेज करना है, उसके लिए हम लोग प्रिंट सर्वर करते हैं। टर्मिनल सर्विसेज, ये बेसिकली रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज का ट्रेडिशनल नेम है। टर्मिनल सर्विसेज के दो फायदे मैं आपको इंशाल्लाह ये सारे जो अभी बता रहा हूँ ना, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अपने इस जो हम लोगों का 2 माह के जो सेशन है हर एक चीज़ को फिर आप लोगों को हैंड्स ऑन करवाऊँ। टर्मिनल सर्विस सिनेरियो ये है कि यू आर वर्किंग एज ए नेटवर्क एडमिन। आप लोगों का बॉस आप लोगों को ये कहता है कि यार इस तरह करो कि जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं ना, सबको तुम विजियो का सॉफ्टवेयर वो सिखा दो, या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर जो है ना वो सिखा दो, या माइक्रोसॉफ्ट वन नोट जो है ना उसकी ट्रेनिंग दो सबको। तो अब माइक्रोसॉफ्ट वन नोट या विजियो या प्रोजेक्ट, उसके लिए तो कम से कम पेंटियम 4 कंप्यूटर चाहिए मिसाल के तौर पे, और ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे पेंटियम 1 या पेंटियम 2 कंप्यूटर हैं। अब आप एक तो ये कहोगे, उससे एक्सक्यूज कर लोगे कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप कंप्यूटर आपने थके हुए रखे हैं, मुझे आप कह रहे हैं कि मैं नई लेटेस्ट प्रोडक्ट बता दूँ। लेकिन अगर आप स्मार्ट इंटेलिजेंट किस्म के आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप उसे इनकार नहीं करोगे, आप कहोगे ठीक है सर हो जाता, अभी हो जाता। आप क्या करोगे? टर्मिनल सर्वर इंस्टॉल कर लोगे अपने सर्वर पे। टर्मिनल सर्वर के फिर 2 मोड होते हैं, एप्लीकेशन मोड है, एक होता है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन मोड। और वो सारी एप्लीकेशन जो उन्होंने सिखाने के लिए कहा लाइक वन नोट विजियो प्रोजेक्ट अपने सर्वर पर इंस्टॉल कर लोगे, और बाकी जितने क्लाइंट कंप्यूटर होंगे वो एज ए डंप क्लाइंट होंगे। क्लाइंट कंप्यूटर्स को ये फील होगा कि विजियो या प्रोजेक्ट या वन नोट उनके कंप्यूटर्स पे चल रहा है, एक्चुअल प्रोसेसिंग सर्वर एंड के ऊपर हो रही होगी, एप्लीकेशंस क्लाइंट को अपने पास मिल रही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोगों ने टर्मिनल सर्वर का, या मिसाल के तौर पे जी तो शॉर्टकट्स क्लाइंट पे पड़ेंगे और एप्लीकेशन मतलब डेस्टिनेशन उसकी सर्वर पे होगी। इंटरफेस क्लाइंट को मिल रहा होगा, क्लाइंट को ये फील होगा कि काम मेरे पास हो रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेसिंग सर्वर एंड के ऊपर हो रही होगी, शॉर्ट यानी वो सिर्फ डंप क्लाइंट के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे वो आपके। सर्वर का स्ट्रॉन्ग होना जी जी सर्वर मतलब अच्छी मशीन होगी। डेफिनेटली, अगर आपके 20 क्लाइंट उसको एक्सेस कर रहे हैं, फिर उसके अंदर आपके सारे के सारे प्रोसेसिंग आईओज आपके हर चीज़ कंसिडर होती है, नेटवर्क की बैंडविड्थ वगैरह। ये तो ना हो ना कि आपके पास जो है वो 1 MB का आपके पास कनेक्शन है, आपके पास या 10 MB का आपके पास कनेक्शन है, और 200 क्लाइंट्स आपने चढ़ा दिए, ज़्यादा 200 क्लाइंट जब एक चीज़ को एक्सेस करेंगे वो तो वैसे मर जाएगा सर। तो इसके लिए नेटवर्क भी स्मूथ होना चाहिए, ये ना जी हो जी जाए एग्जैक्टली। तो अभी तो सिर्फ मैं आपको उनसे एक क्विक ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इन सर्वर। तो हम लोगों की एक और बैड लक ये भी है कि हम लोग सर्टिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं, हम लोगों को इन बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता, और आप लोगों को इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ की सबसे ज़्यादा अच्छी बात, सबसे खूबसूरत बात, सबसे ज़्यादा ब्यूटी ये है कि इसमें हर चीज़ की डिटेल डिस्क्रिप्शन है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लोग टेकनेट के ऊपर जाके पढ़ो, कि बजाय कि आप लोग ये कहोगे सर ये जो आज लेक्चर दिया इसके जो ना आप हमें नोट्स दे दें। आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, बनाओ अच्छी बात है। अगर नहीं बनाना चाहते तो फिर उसका दूसरा हल ये है कि एटलीस्ट मैं ये कहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बीइंग अ सिस्टम एडमिन, एटलीस्ट मेरी क्लास के अंदर हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि कम अज़ कम करना आता नहीं आता वो एक अलग बात है, बात की बात है वो, उसको कम अज़ कम ये पता हो कि ये रोल ये काम करता है, ये फीचर ये काम करता है। अब वो पता कहाँ से लगेगा? सामने नोट्स तो दिए नहीं है ना, कोई ऐसी चीज़ दी है, पता कहाँ से लगेगा? विंडो तो यार सब इंस्टॉल कर सकते हो ना घरों में। जो ही हम लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं और हम लोग सर्वर मैनेजर के अंदर आके हम लोग कोई रोल ऐड करने लगते हैं, किसी रोल को सिलेक्ट करते हैं, तो राइट साइड पे उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आ रही होती है और वो बता देता है कि ये रोल क्या काम करता है। आप हाइपर पी को सिलेक्ट करोगे, वो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे राइट साइड पे आप लोगों को दिखा रहा होगा। मैं जो है ना ज़रा अननेसेसरी मशीन जो है ये बंद कर देता हूँ। ये देखें अभी वो ऑन हो जाए तो फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अच्छा नहीं, मैं इसको हम लोग ज़रा क्लोज कर लें।
सर इस तरह की टेक्निक खुद हम फ्री में इस्तेमाल की जाती है। जी की जा सकती है। अच्छा, टर्मिनल सर्विस का मैं आपको बता रहा था कि टर्मिनल सर्विस का एक काम तो ये है कि आपने किसी को रिमोटली आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना है आपने। दूसरा काम ये है कि मिसाल के तौर पे यू आर वर्किंग एज ए नेटवर्क एडमिन इन ए यूनिवर्सिटी। आपका कोई दोस्त आपसे मिलने के लिए आ गया, तो आप उसके साथ कैफेटेरिया पे चले गए, कैंटीन पे चले गए चाय पीने के लिए। पीछे से आपके डायरेक्टर की कॉल आ गई, उन्होंने कहा कि यार साथ इस तरह करो कि 5 नए स्टूडेंट आए हैं, उनकी ज़रा आईडीज़ तो क्रिएट कर दो। एक सूरत तो ये हो सका कि सर जी मैं, मेरा दोस्त आया, मैं चाय चाय पी के आ रहा है। दूसरी सूरत ये है कि आपके पास कोई लैपटॉप है आपके पास, वहीं से कैफेटेरिया से बैठे बैठे आप अपने सर्वर पर लॉगिन करोगे और अकाउंट क्रिएट कर दोगे। ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का रिमोट डेस्कटॉप या टर्मिनल सर्विस का। तीसरा कॉन्सेप्ट, मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे लैब एडमिन के तौर पे काम कर रहे हो, किसी ज़रूरी काम से आपको आउट स्टेशन जाना पड़ गया, आप लाहौर चले गए, कराची चले गए। पीछे से आपके असिस्टेंट का फ़ोन आया, कहते कि सर जी प्रिंटर नहीं मेरे से ऑपरेट हो रहा, प्रिंटर नहीं मेरे से चल रहा, प्रिंटर को तो ज़रा देख लें, चेक कर लें। तो आप क्या करोगे? अगर आपने टर्मिनल सर्वर या रिमोट डेस्कटॉप सर्वर कॉन्फ़िगर किया होगा, आप लाहौर से बैठे बैठे अपने ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर को आप एक्सेस करोगे और उसे भी अपने जूनियर को भी गाइड करोगे, तुम भी उसको एक्सेस करो। वो भी एज ए टर्मिनल क्लाइंट सर्वर को एक्सेस करेगा अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, आप लाहौर से बैठ के उसको एक्सेस करोगे। आपने लाहौर से सर्वर को एक्सेस किया, उसने पिंडी से बैठ के उस सर्वर को एक्सेस किया। उसके बाद आप क्या करोगे? उसका सेशन कैप्चर कर लोगे। उसके बाद आप लाहौर में बैठ के कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, रिमोटली कॉन्फ़िगरेशन सारी कर रहे हो, और उसको यहाँ पे पिंडी में बैठे हुए इसको नज़र आ रहा है। आपने माउस का क्लिक किया, उसको नज़र आया कि आप सर स्टार्ट में गए हैं, कंट्रोल पैनल में गए हैं, सेटिंग में गए हैं, फला फला जगह गए। यानी रिमोटली आपने किसी को कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करनी और करके भी दिखाना है आप लोगों ने। तो उसके लिए जो है वो तब भी हम लोग टर्मिनल सर्विसेज या रिमोट डेस्कटॉप हमारे मौजूद हो जी। ये टर्मिनल सर्विस रिमोट डेस्कटॉप का पुराना नाम है, रिमोट डेस्कटॉप उसका नया नाम है, टर्मिनल सर्विसेज पुराना नाम है उसका। नई विंडो आई है उसका पुराना नाम है। हाँ जी, सॉरी। नई विंडो आई है ना, जी जी नई नया सर्वर है, जी जी। उसमें नाम पुराना यूज किया है। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सिर्फ इस यहाँ पे स्लाइड के अंदर ट्रेडिशनल उसका नाम लिखा हुआ है, ताकि डिस्क्रिप्शन में आप परेशान ना हो। वहाँ पे टर्मिनल सर्विस नहीं लिखा होगा, वहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज ही लिखा होगा। ठीक है, वो मैंने, और ये स्लाइड मैंने खुद ही मैंने जो है ना इसलिए चूज़ की है, इस वजह से इसका नाम यही रहने दिया, ताकि अब अगर मैं टर्मिनल का नाम ना लेता तो आप लोगों को किसी को पता ही नहीं लगना था कि टर्मिनल सर्विस है क्या चीज़। ये रिमोट डेस्कटॉप का पुराना नाम है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। लास्ट लेक्चर में जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, आप एक सर्वर के जरिए से 100 मशीनों के ऊपर रिमोटली इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हो, तो इस मकसद के लिए आप लोगों को WDS विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, जिसका ट्रेडिशनल नाम है रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज, तो आप लोग WDS की सर्विस जो है वो यूज़ करोगे और उसके ज़रिए से आप लोग जो है रिमोटली इंस्टॉलेशन कर सकते हो। जी पूछे, क्या पूछे था? सर वो हमारी क्लास की बस ठीक है, मैंने भी ख़त्म कर दिया बस ये। सर वो एक दो क्वेश्चन जी जी थे। हुक्म। क्वेश्चन थोड़ा सा जो 15 था क्वेश्चन, लेट्स सपोज एक मशीन है, जी जी मतलब उसका हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर से कंपैटिबल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस मशीन का जो इमेज है जी जी वो मैं उस पर चला दूँ। जी जी इज देयर एनी वे कि जो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन जो होती है ड्राइवर्स की, जी जी। बस वो खाली वो प्रोसेस करके वो उसी के ऊपर वो उसके लिए कि आप सिस्टम को विजिट चलाएं, उसके अंदर एक ऑप्शन होती है जनरलाइज की, आप इमेज को जनरलाइज कर लें। एक सोल्यूशन इसका ये है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि विंडोज़ 2008 के अंदर की यूटिलिटी इमेज एक्स की, इमेज एक्स के जरिए आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन इमेज की सर्विस कर सकते हो। उसके अंदर आप ड्राइवर ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो। लाइक आपने डेल की मशीन का आपने इमेज कैप्चर किया है, डेल की मशीन के अंदर डेल का ड्राइवर है, अब आप चाह रहे हो कि इस इमेज के अंदर हमारे पास ऑफिस सूट भी पूरा है और डॉप सूट भी पूरा, उसके अंदर फ्लैश का सूट भी पूरा इंस्टॉल है, और कोई 25-26 एप्लीकेशन इंस्टॉल है, मुझे अब डेस्टिनेशन कंप्यूटर में सारी दोबारा इंस्टॉल ना करनी पड़े। आप क्या करोगे? उसका इमेज कैप्चर करोगे और उसके इमेज के अंदर फिर आप HP के ड्राइवर ऐड करोगे और वही इमेज आप HP पे चला दोगे। आपके कन्फ्लिक्शन नहीं आएगी विंडो के, और आपका विंडोज जो है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ देके आपको बंद नहीं करेगा वहाँ पर। डेल के इमेज को आप HP की मशीन पे, या HP के इमेज को आप IBM की मशीन पे चला सकते हो। इमेज एक्स की यूटिलिटी को यूज़ करते हुए आप उसके ऑफलाइन आप सर्विसिंग करके उसमें ड्राइवर उसमें ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। इमेज शायद किसी भी थर्ड पार्टी का होगा, जी इमेज शायद किसी भी नहीं, मैं विंडोज़ इमेज की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ये काम जो आपने करना है ना, इसके लिए और भी हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर है। लाइक एक्रोनियस ट्रू इमेज के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन बूस्ट के नाम से है, ड्राइव इमेज प्रो के नाम से, थर्ड उनमें भी पार्टी। चेंज की जा जी उनमें भी ऐड की जा सकती उनमें उनमें एक माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म को पता नहीं ऐड की जा सकती, उनके अपने टूल्स हैं उसके जरिए की जा सकती है। है। जो माइक्रोसॉफ्ट के जो है इसमें टूल्स के नाम पे माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल है उसका नाम इमेज एक्सेस टूल का नाम है। ठीक है, और जो इसके लिए आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के सूट्स अवेलेबल हैं, उसमें सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट है, विंडोज़ ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट है। सर एक क्वेश्चन जी कि जी विद सर्वर में मतलब मेरा ऑलरेडी मतलब मैंने उसका इमेज बनाया तो नॉर्मल टूल्स पे 15 किया है, वो ट्रैक में करके मुझे उसका इमेज किस तरह सर्च करना
विंडोज 7 का इमेज आप किस तरह बना सकेंगे, वो ट्रायल वर्जन चल रहा है अभी, तो आपकी परेशानी क्या है, पर इमेज तो आप बना सकते हैं, नॉर्टन बूस्ट के जरिए बना सकते हैं, तो टेंशन क्या है? अच्छा, नॉर्टन बूस्ट जो है वो 30 डेज का ट्रायल वर्जन है, आप विंडोज का इमेज जो है वो आपके एक तो मैंने आपको बताया कि इमेज एक्स के बारे में जाकर पढ़ लें, इमेज एक्स के जरिए आप कर सकते हैं। दूसरा एक्रोनियस टू इमेज के जरिए अगेन कि जो आप इस तरह के थर्ड पार्टी आप लेंगे तो थर्ड पार्टी तो आपके ट्रायल वर्जन होंगे, नॉट ऑन बूस्ट के जरिए कर सकते हैं, ड्राइव इमेज प्रो के जरिए कर सकते हैं, एक्रोनियस टू इमेज के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको यूज किया जाता था इमेज एक्स के नाम से। अच्छा, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि वो जो रोल्स जो है ना उसके आप डिस्क्रिप्शन अगर देखना चाहो, लाइक मैं ऐड रोल पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस करती गया, उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है, डोमेन सर्विस क्या करते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है, फाइल सर्विस क्या करते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है, ठीक है। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस क्या करते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे राइट पे आ रही है, तो आप लोगों को इसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैंने आप लोगों के सामने एक सिस्प्रेप जो विजिट वो चलाया था, अभी देखें सिस्प्रेप के अंदर विंडो ऑलरेडी इंस्टॉल थी, सिर्फ लास्ट पेज उसने जो है वो पूछेगा हम लोगों से, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद जो आप लोगों की रीस्टार्ट होगा, ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा और इसके ऊपर विंडो इंस्टॉल हुई होगी, ठीक है। सिस्प्रेप का ये फायदा होगा। जी, आज जो चीज़ें डिस्कस की हैं इसमें कोई कंफ्यूजन किसी की समझ ना लगी। जी जी, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, विजुअलाइजेशन के अंदर विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते आप। और दूसरी बात यह है कि जब आपने 2008 आपने इंस्टॉल कर लिया हो तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि बजाय इसके कि आप विंडोज 7 के अंदर आप वीएम वेयर करें, वीएम वेयर के अंदर फिर आप ये काम करें, बेहतर ये है कि बेस मशीन को भी 2008 सर्वर कर लो इंस्टॉल, बेस मशीन पर 2008 सर्वर इंस्टॉल कर लो और उसके अंदर विंडोज 7 की वीएम बना लो, ठीक है। ठीक है, बेस मशीन के ऊपर हाइपर बी का रोल इंस्टॉल हो जाएगा और उसमें आप वर्चुअल मशीन ला सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने 2008 की प्रैक्टिस किसके साथ, आप इतना भी फ्री ना हो ना आप और खैर इसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन किया, स्टूडेंट्स को अमूमी तौर पे ये होता है कि जी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें बल्कि वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करें। तो ज़ाहिर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का एक तो खाम खा के बंदे को खुशी होती है यार मैं ओरिजिनल विंडो यूज़ कर रहा हूँ। खैर वो ओरिजिनल विंडो का फ़ायदा ये है कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह आप लोगों को मिलते रहते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आप डाउनलोड करते हैं ना विंडो, वो 30 दिन के लिए होती है आप लोगों की, लेकिन वो होती है आप लोगों की ओरिजिनल है। उसका 30 दिन से आपने ग्रेस पीरियड उसका आपने होगा ना अगर एक्सटेंड करना है तो उसके लिए कमांड आई है, आप लोग नोट कर लें। आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट को खोलोगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ और आप वहाँ पे आगे कमांड दोगे SLMGR -RER। ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप डास खोलोगे, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपने डास को, ये ठीक है। और यहाँ पे आगे आपने कमांड देनी है SLMGR -RER, ठीक है। तो क्या होगा कि आप लोगों का 30 दिन का ग्रेस पीरियड आप लोगों का एक्सटेंड हो जाएगा। जब 30 दिन खत्म होने वाले हो ना 29वें दिन दोबारा फिर इसको रन कर देना, फिर 30 दिन आप लोगों को मिल जाएंगे। जब खत्म होने वाला फिर 30 दिन के लिए एक्सटेंड करना, मैक्सिमम आप 120 दिन तक विदाउट एनी की आप ये यूज़ कर सकते हो और ये आपको ओरिजिनल ही होगा और आपको सारे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लेटेस्ट अपडेट सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप पायरेटेड यूज़ करो 20-25 रुपये की विंडो लेके माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद SLMGR ये देखा कमांड रन हो गया, उसके बाद एक बार रिस्टार्ट होगा और उसके बाद अपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज वहाँ पे भी आपको वो नहीं दे रहा होगा, वो एरर नहीं दे रहा होगा। जी जी, फिर उसके बाद इसको अनइंस्टॉल करो, फॉर्मेट करो, दोबारा कर लो नहीं 120 दिन के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये विंडोज 7 के लिए 2008 सर्वर के लिए 2008 R2 के लिए इन तीनों के लिए यूज होता है। जी जी नहीं वो 3 डेज आपको यहाँ पे रिमेनिंग आपको शो कर रहा होगा, लेकिन एक्चुअल वो चलेगा 30 दिन ही आपको, ठीक है। वो आपको चलेगा आपके 30 दिन ठीक है। आज के जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी की समझ ना लगी हो।